मीडिया इन हिस्ट्री बीए प्रोग्राम एंड बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 3 हिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में विद आंसर के साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं। सिलेबस में आपको मीडिया से रिगार्डिंग पढ़ना है कि भारत के अंदर प्रेस यानी कि मीडिया का क्या इतिहास रहा है आजादी से पहले और आजादी के बाद, आखिर इसको लेकर क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट आपका दिया गया है वह रूप और संदर्भ यानी कि फॉर्म्स एंड कॉन्टेक्स्ट पे, यानी कि जो मीडिया है इसका इतिहास क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे हम, इसको लेकर क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई है, अंग्रेजों का टाइम पे इसको कैसे दबाया गया, सेंसरशिप लगा दिएगा। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट कंट्रोल करने लग जाए मीडिया को, जो गवर्नमेंट चाहेगी वही न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन पे दिखाया जाएगा। तो पहले न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, इन सब पे अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। तो हम इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे मीडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। लेकिन मीडिया के सोर्सेस कौन कौन से हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया या रेडियो हो गया, पहले चिट्ठी वगैरह हुआ करते थे, आर्टिकल्स होते थे। तो ये सारे ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं जिनका पहले बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। बट आज के टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीविजन है, आज इनका बहुत बोलबाला है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम मीडिया का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, यानी पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने वाले हैं। एंड जो सेकंड यूनिट है हमारा, इसका सेकंड चैप्टर है ब्रिटिश भारत में प्रेस सेंसरशिप, और इसको लेकर एक एक्ट बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा गया है, इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आना कंपलसरी है। एंड इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो है स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका, भारत को आजाद करवाने में आखिर प्रेस की क्या भूमिका रही है। इसमें भारतीय नेताओं के विचारों को शामिल किया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर में भारत के सुभाष चंद्र बोस हो गए, नेहरू जी हो गए, अलग अलग जो फ्रीडम फाइटर्स रहे उनके थॉट्स को शामिल किया जाना, चाहे महात्मा गांधी हो गए। एंड इसके बाद चैप्टर फोर्थ वो है आजादी के बाद भारत में प्रेस, आजादी से पहले और आजादी के बाद प्रेस के रोल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्थ के अंदर। तो सेकंड यूनिट के अंदर ये चैप्टर्स दिए गए हैं जो टोटली प्रेस के ऊपर है, यानी कि मीडिया के ऊपर है, आजादी से पहले और आजादी के बाद मीडिया का क्या रोल रहा है। एंड इसके बाद जो थर्ड यूनिट है वो है औपनिवेशिक भारत में रेडियो का प्रसारण, यानी कि रेडियो का पहले बहुत पाला हुआ करता था। तो जब भारत गुलाम था तो उस टाइम भी अंग्रेजों ने पूरा कंट्रोल बना रखा था इस पे, जो अंग्रेज चाहते थे वही रेडियो पे सुनाया जाता था। और अंग्रेज हमेशा ये चाहते थे अपने आप को भारतीयों के मुकाबले सुपीरियर रखना। भाई वही तो आया हमें सभ्यता सिखाने के लिए, लोगों को सिविलाइज बनाने के लिए, और इस तरीके से वो रेडियो पे अपना कंट्रोल बना के रखते थे। लेकिन सिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे 1947 में जब रेडियो में आकाशवाणी की स्थापना हुई तो न्यूज वगैरह घर घर तक पहुंचने लग गए, लोगों को अवेयरनेस मिला। एंड इसके बाद सेकंड चैप्टर रेडियो प्रसारण। 1970 का जो डिकेड्स रहा है, 1970 के दशक में आखिर सरकार के द्वारा क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई रेडियो के ऊपर न्यूज देने के लिए। तो जो थर्ड यूनिट है इसमें 3 चैप्टर्स जो दिए गए, ये तीनों चैप्टर्स रेडियो के ऊपर है, भारत की आजादी से पहले और आजादी के बाद रेडियो का क्या रोल रहा है इंडियन सोसाइटी के अंदर। एंड जो फोर्थ यूनिट है इसमें हम जानेंगे सिनेमा के बारे में, इंडियन सिनेमा का क्या रोल है। और जो फिफ्थ यूनिट है ये है 9 चैप्टर, इसके अंदर पढ़ेंगे हम टेलीविजन और डिजिटल मीडिया का, जो कि आज के टाइम का है। तो ये पूरा जो सिलेबस है ये मीडिया इन हिस्ट्री, इतिहास के अंदर क्या रोल है आजादी के बाद और आज के इस कंटेम्प्रेरी टाइम में जब सोशल मीडिया का बहुत बोलबाला हो चुका है। आप घर बैठे इंटरनेट का यूज करके इस वीडियो को देख पा रहे हो, दुनिया भर की जानकारी हम घर बैठे आज ले लेते हैं। क्यों? सिर्फ मीडिया की वजह से। इसलिए 9 चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे सिलेबस से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा जो आपके एग्जाम में भी आएगा, और उनको आंसर के साथ एक एक करके सारा समझा दूंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए और आप एग्जाम में लिख कर आ जाओ। आपको मैंने पहले सिलेबस के बारे में इसलिए बता दिया ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ और आप क्वेश्चन पेपर देखो तो आपको ये ना लगे कि भाई सिलेबस से बाहर तो नहीं आ गया, आपको सब कुछ सुना सुना सा लगे, क्योंकि आप वीडियोस को देख के जा रहे हो, चाहे आपने पूरे साल कुछ भी ना पढ़ा हो। इसलिए एक नजर हमने सिलेबस पर डाल लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को समझना, और अब आ जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के निर्माण में मीडिया की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ मीडिया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। यानी कि जब भारत गुलाम हुआ करता था उस टाइम पे भारत के अंदर 2 कॉन्सेप्ट, राष्ट्र और राष्ट्रवाद यानी कि नेशन और नेशनलिज्म, इनका ओरिजिन कैसे हुआ और इनके ओरिजिन में मीडिया का क्या रोल है। आपको पूरे क्वेश्चन में इसी का आंसर देना है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरफ हिंदी मीडियम में और इस तरफ इंग्लिश मीडियम में अपने नोट्स को शो करूंगा। आपको क्या करना है कि जो जो मैंने हाईलाइट्स किया हुआ है इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि एक ही टाइम पे मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ लेकर चलूंगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पहले हम क्वेश्चन को ही समझते हैं तभी हम आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे नेशन
और नेशनलिज्म, राष्ट्र और राष्ट्रवाद। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है एक देश के अंदर जो रहने वाले रिलीजन, लैंग्वेज और अलग अलग कास्ट के लोग हैं वो एक ही देश के अंदर लंबे टाइम से रहते हुए आ रहे हैं, इसलिए इनका कॉमन हिस्ट्री है, यानी कि एक जैसा इनका इतिहास है, इनका कॉमन इंटरेस्ट भी है, वो अपने देश से उनको प्रेम भी है और इसी वजह से उनको अपने देश से प्रेम है, यानी कि इसको कहा जाता है नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। तो एक राष्ट्र यानी कि एक देश के अंदर रहने वाले जितने भी रिलीजन के लोग हैं, उनका कल्चर है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनकी अपनी एथनिसिटी है, तो इस वजह से वो आपस में एक हुए पड़े हैं अपने रिलीजन, अपने कास्ट, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज की वजह से, और एक साथ मिलकर वो उसी देश में रहते आ रहे हैं लंबे समय तक। इसी को राष्ट्र कहा जाता है। तो राष्ट्र का मतलब होता है कि उस देश के अंदर रहने वाले लोग और उनकी कल्चर, यानी कि वो आजाद होने चाहिए। और अगर उनके पास आज़ादी नहीं है, उनके पास फ्रीडम नहीं है, तो उसी राष्ट्र में रहने वाले लोग, चाहे उनकी जाति जो भी हो, उनका मजहब जो भी हो, उनका धर्म, उनकी लैंग्वेज जो भी हो, वो सब के सब एक होंगे और अपने देश को आजाद करवाने के लिए राष्ट्रवाद की भावना जागृत करेंगे, अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाएंगे। इसको कहा जाता है नेशनलिज्म। अब हम क्वेश्चन में वापिस आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है राष्ट्र और राष्ट्रवाद, यानी कि नेशन और नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि देश के अंदर देश को आजाद करवाने की जो फीलिंग है, देश के लोगों में जो ये प्रेम की भावना है, ये कैसे जगी और इसको जगाने में भारतीय मीडिया का क्या रोल है। अब आपको मीडिया की भूमिका बताना है और अंग्रेजों ने कब कब ऐसा किया कि इस मीडिया के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करी ताकि लोगों को ये मीडिया जगा ना पाए। चलिए अब आपको मैं आंसर बताता हूँ। आंसर में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि जो इंडियन मीडिया है इसकी शुरुआत कब होती है। तो इसकी शुरुआत 1750 के बाद होती है, यानी कि 18th सेंचुरी की मिड में आप कह सकते हो। 1750 के बाद जब भारत गुलाम हुआ करता था और भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज हो रहा था, तो भारत में जो मीडिया का डेवलपमेंट है, अंग्रेज इसको रोकना चाहते थे, क्योंकि अगर मीडिया मजबूत होगा तो लोग उससे जागेंगे, क्योंकि मीडिया जो भी अंग्रेज गलत काम कर रहे हैं उसके बारे में छापेगा न्यूज़पेपर के अंदर और लोगों तक पहुंचाएगा। और अंग्रेज ऐसा चाहते नहीं थे भाई, उनको तो डर था इस बात का। इसलिए भारतीयों में देशभक्ति की भावना ना जग जाए, राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म, अपने देश से प्रेम उनके अंदर ना जग जाए, इसको रोकने के लिए ही वो अलग अलग हथकंडे अपनाते, जैसे कि धर्म के मामले में लोगों को लड़वाना एंड मीडिया के ऊपर कंट्रोल बनाना, ताकि देशभक्ति का जो भावना है वो जगे ना इनका। लेकिन अंग्रेजों ने चाहे जितनी भी कोशिश कर ली, इसके बावजूद भी भारतीयों के अंदर देशभक्ति की भावना जगी और भारतीयों ने अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम के लिए संघर्ष भी किया और फाइनली भारत को इंडिपेंडेंस भी मिली 15 अगस्त 1947 को। लेकिन भारत को आज़ादी खैरात में नहीं मिली, इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि भारत की आज़ादी में मीडिया का क्या रोल रहा है। आखिर मीडिया ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना दिया है भारत को आजाद करवाने में। देखो, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान मीडिया का क्या रोल है, पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं हम। देखो, मीडिया का क्या काम होता है? सूचना लोगों तक पहुंचाना, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। अब भारत के अंदर जब 1857 के अंदर फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था भारत की आज़ादी के लिए, तो अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। हाँ, ये बात अलग है कि भारत इसके अंदर हार गया, यानी कि जो हमारा फर्स्ट रिवोल्ट है 1857 का, ये सक्सेस नहीं हो पाया और इसको अंग्रेजों ने आराम से कुचल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मीडिया के ऊपर अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल बना लिया और मीडिया के ऊपर कंट्रोल हो जाने से हम लोगों तक अपनी सूचनाएं भारतीय लोग पहुंचा नहीं पाए और सभी लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हुए, और इसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाकर इस रिवोल्ट को दबा दिया, कुचल दिया। क्योंकि जनता के बीच जो समाचार पहुंचनी थी वो फैल नहीं पाई, ना पहुंचने की वजह से अंग्रेज इसमें जीत गए। लेकिन अगर मीडिया मजबूत होगी तो इससे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, लोगों की लिबर्टी, इक्वालिटी और देशभक्ति की भावना, ये सब जगेगी, ये सब स्प्रेड होगी और जाहिर सी बात है प्रमोट होगी। और भारत के लोग इसी के सपोर्टर भी थे, इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1857 के बाद अंग्रेजों को जब ये लगा कि भाई इतना बड़ा रिवोल्ट कैसे होगा, 1857 क्रांति भारत की फर्स्ट क्रांति थी जो भारत की आजादी के लिए हुई थी। अंग्रेजों की नींव हिल गई, भाई ये क्रांति हो कैसे गई। तो अंग्रेज को ये डर था कि वापिस ऐसा ना हो, इसके लिए वो अलग अलग जो मीडिया के सोर्सेज हैं इसके ऊपर वो रोक लगाएंगे। अब हम जानते हैं कि मीडिया क्या अपना रोल निभा रही थी सोसाइटी के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के निर्माण में मीडिया का क्या रोल हुआ करता था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भारत गुलाम हुआ करता था तो अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर हो गए, उपन्यास यानी कि जो नॉवेल्स वगैरह हो गए, एंड पत्रिका यानी कि मैगजीन हो गए, एंड कविता यानी कि जो पोएट्री वगैरह हो गए, इन सब के माध्यम से, इन सब के द्वारा लोगों के अंदर जन जन तक वो सारी बातें पहुंचाई गई, जिनको ये समझ में आए कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया है और वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं। तो हमने उनको सही और गलत का अंतर बताया, जो समाज के बुद्धिमान लोग थे, जिनको हम फ्रीडम फाइटर्स के नाम से भी जानते हैं, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये ऐसे सोर्सेज हैं जो मीडिया के सोर्स रहे। अब एक एक करके हम इन सोर्सेज की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडिया यानी कि समाचार पत्र का। मीडिया के रूप में इसका क्या रोल रहा सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की भावना जगाने में। सबसे पहले आपको बताना
माना है 17वीं सेंचुरी तक पूरे भारत में लगभग 20 से ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस बन चुके थे, यानी कि इसका एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। प्रिंटिंग प्रेस का मतलब होता है जहाँ पे प्रिंट होती है न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, कविताएं वगैरह, ये जहाँ पे प्रिंट वगैरह होती है। तो भारत में 17वीं सेंचुरी तक 20 से ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस बन चुकी थी। लेकिन भारत में सबसे पहले जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्टैब्लिशमेंट करी ये हुई 1780 में। ये आपको ध्यान रखना है और याद भी रखना है, आंसर में आपको मेंशन भी करना है। 1780 में कलकत्ता में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस न्यूज़पेपर छापने के लिए बंगाल गजट, यानी कि आप ये देखिए, ये आपको ये इमेज में दिख रहा है, ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसका नाम था बंगाल गजट। तो भारत में सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस के रूप में जो न्यूज़पेपर छपा वो था 1780 में। ये किसने छापा? कोलकाता के अंदर जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गजट। तो आपको ये ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहला जो न्यूज़पेपर छपा उसका नाम था बंगाल गजट। और इस न्यूज़पेपर के द्वारा अंग्रेजों की उन सभी गलत नीतियों के बारे में छापा गया। अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इनके ऑफिसर्स यानी कि अधिकारियों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है इसकी आलोचना करी गई। और अंग्रेज इसको सुन भी रहे थे, अंग्रेज इसको देख भी रहे थे। अब फाइनली जब अंग्रेजों को खतरा लगा तो अंग्रेजों ने 2 साल के बाद इस न्यूज़पेपर को ही बंद कर दिया। तो न्यूज़पेपर के रूप में सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था वो जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा 1780 में बंगाल गजट को प्रिंट किया गया था और लोगों तक इसको पहुंचाया भी गया था। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1850 के बाद भारत के अंदर कई सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन यानी कई सारे मीडिया के सोर्सेस खुल जाते हैं और इनको खोलने वाले भारत के फ्रीडम फाइटर्स होते हैं और कोई नहीं। और इन फ्रीडम फाइटर्स में कौन कौन होते हैं? जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए और महात्मा गांधी जी हो गए। इन सब के द्वारा गांव, कस्बों, शहर शहर तक, गांव गांव तक सब जगह बातों को पहुंचाने के लिए इन्होंने मीडिया का सहारा लिया, न्यूज़पेपर, रेडियो का सहारा लिया और इन्होंने अपने अपने खुद के मैगजीन्स और न्यूज़पेपर भी चलवाए। तो समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या के कारण अब ब्रिटिश सरकार को ये खतरा लगने लग गया। उनको लगा भाई कहीं उपनिवेश सरकार यानी कि अंग्रेजों को इससे खतरा ना हो जाए, इसलिए अंग्रेजों ने एक एक करके इनको कुचलना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया 1823 के अंदर, जिसको प्रेस ऑर्डिनेंस ऑफ 1823 के नाम से जानते हैं। इसमें यह कहा गया कि न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल छपेगा, जैसे आज हम देखते हैं दैनिक जागरण में या द हिंदू के अंदर अलग अलग लोग अपने आर्टिकल छपवाते हैं जो विद्वान लोग होते हैं। तो ये कहा गया अंग्रेजों के द्वारा 1823 में जब प्रेस ऑर्डिनेंस लाया गया कि न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल छापेगा उसके बारे में अंग्रेजों को बताना होगा। अगर उस आर्टिकल्स में कहीं भी इतना सभी अगर क्रिटिसिज्म मिल गया अंग्रेजों का तो हम उस न्यूज़पेपर को बंद करवा देंगे। पहला। दूसरा क्या हुआ, 1878 के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और इसको पास कर दिया गया। इसमें यह कहा गया कोई सा भी मीडिया का सोर्स, चाहे न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, कोई पोएट्री हो या कोई भी या किसी भी रेडियो पे अगर अंग्रेजों की आलोचना करता हुआ कोई मिल गया तो उसको हम रोक देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजों की आलोचना करने पे भी पाबंदी यानी कि रोक लगा दी गई 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। तो इस प्रकार कई रोक टोक किए गए, लेकिन इसके बावजूद न्यूज़पेपर के रूप में जो बंगाल गजट है ये कई सारे रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट होकर लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। और जितने भारत के विद्वान लोग, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए एंड दादा भाई नौरोजी हो गए, इनके विचार जन जन तक पहुंच रहे थे। ये लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम सभी खड़े हो जाओ, अंग्रेजों की पूरी नींव हिला देंगे। तो इन सबको इकट्ठा करने के लिए इन तक विचार पहुंचाना होगा ताकि इन सबको समझ में आए कि अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं। और न्यूज़पेपर ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने में सबसे बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड इसके बाद आता है सेकंड सोर्स, वो है उपन्यास, दैट मीन्स नॉवेल्स। देखो औपनिवेशिक भारत यानी जब भारत गुलाम हुआ करता था तो राष्ट्रवाद यानी कि देश से प्रेम यानी कि नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको जगाने में एक और सोर्स ने हमारा साथ दिया और वो है उपन्यास यानी कि नॉवेल्स। उपन्यास में सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के बारे में बताया जाता है, जो भी उस टाइम के सोशल इश्यूज या पॉलिटिकल इश्यूज हुआ करते थे। सोशल क्या था भाई, समाज काफी डिवाइडेड थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जाति और धर्म के आधार पर। अंग्रेज भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रखे थे। एंड राजनीतिक समस्या, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या थी हमारे लिए, भाई भारत को आजाद करवाइए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे लिए यही थी, भारत के लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिल जाए, राइट टू वोट मिल जाए। तो पॉलिटिकल और सोशल जितने भी भारत के अंदर उस टाइम में प्रॉब्लम्स थे उन सभी को नॉवेल्स के रूप में छापा गया और लोगों तक इसको पहुंचाया गया, प्रमोट किया गया ताकि लोग समझ सके। एंड जब इसके बाद मैकॉले की शिक्षा नीति आई, मैकॉले के द्वारा एक एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया और यही पॉलिसी आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसको कचरा पॉलिसी कहा जाता है। इस पॉलिसी के तहत क्या हुआ कि पहली बार बांग्ला में गद्य साहित्य यानी कि अलग अलग जो लिटरेचर है इसको छापा गया, प्रिंट की गई और भारत का मॉडर्नाइजेशन हो सके जल्द से जल्द इनका ट्रांसलेशन किया गया
अदर्स रीजनल लैंग्वेज में वो लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि लोगों को इंडिपेंडेंस का, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, इनका इंपॉर्टेंस समझ में आ सके। अंग्रेज तो भारत में आके यही बोलते थे, भाई हम तो भाई भारतीयों को सिविलाइज बनाने आए हैं, हमें किसी और ने नहीं, हमें ईश्वर ने भेजा है आप सबको शासन सिखाने के लिए। तो इस तरीके से वो इतना लोगों को पागल बनाकर लोगों में भ्रम पैदा कर देते थे। अब भारतीयों को जगाना बहुत जरूरी था, स्वामी विवेकानंद जी यही काम कर रहे थे। एंड इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी है जिन्होंने अपने नॉवेल्स पब्लिश किए, जैसे नजीर अहमद की एक नॉवल आई थी जिसका नाम था मिरात उल अरूस। एंड इसके बाद कॉलिंस की भी एक नॉवल आई थी जिसका नाम था द स्लेयर स्लेन। एंड आरसी दत्त की नॉवल राजपूत जीवन संध्या। एंड इसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने भारत के अंदर वंदे मातरम लिखा है, इनकी भी एक नॉवल आई थी जिसका नाम था आनंद मठ। ये कुछ ऐसे नॉवेल्स है जो काफी फेमस है। और ये नॉवल जब जनता के पास पहुंची तो इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना जगा दी लोगों के अंदर। अब उनके अंदर ये गुस्सा जाग गया था अंग्रेजों के खिलाफ कि अब अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना है। और जब भारत के अंदर जब गांधी जी आए 1915 में साउथ अफ्रीका से, तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा लोगों को इकट्ठा करने में, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ में खड़ा करने में। लोगों ने अपनी आवाजें रखी। तो नॉवेल्स का भी काफी बड़ा योगदान रहा जो इनके द्वारा दिया गया। तो 2 या 3 नाम इनमें से याद कर लेना, कोई सा भी, ताकि नॉवेल्स वाले पॉइंट में आप अंदर लिख सको। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है पत्रिकाएं, यानी कि मैगजीन्स। देखो, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में कोलकाता के अंदर हिंदी में उदंत मार्तेड नामक पहला समाचार पत्र सहित पत्रिका, यानी कि भारत के अंदर सबसे पहले जुगल किशोर के द्वारा 1826 में कोलकाता में उदंत मार्तेंड नामक एक मैगजीन निकाली गई। और इस मैगजीन के अंदर स्थानीय भाषा, यानी कि जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं, उन सभी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया ताकि आम लोग अपनी भाषा में इस मैगजीन को पढ़ सके। और इस मैगजीन के अंदर राष्ट्रवाद के प्रति कई सारे आर्टिकल छापे गए। मैगजीन में बताया गया आखिर राष्ट्रवाद क्या है, आखिर क्यों हमें आजाद होना है, हमारी आजादी क्यों जरूरी है, हमें क्यों अपने राइट टू वोट की जरूरत है, हमें राइट्स क्यों चाहिए, इक्वालिटी, जस्टिस, लोगों को इसलिए जगाया गया। और भारत के अंदर लोग स्वतंत्र पैदा हुए हैं, इंडिपेंडेंट पैदा हुए हैं, इसलिए उनको कोई गुलाम नहीं बना सकता। लोगों को जगाने का काम किया गया और मैगजीन ने भी अपना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड इसके बाद कई फेमस लोग हुए, जिनमें सबसे पहले फेमस है वो है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक, यानी कि जो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है, इनके जो फादर है उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके द्वारा भी कई मैगजीन्स निकाली गई और इनके मैगजीन्स ने लोगों के अंदर हिंदी आंदोलन और इनके मैगजीन्स ने लोगों के अंदर आंदोलन की भावना जगा दी, सीने में आग लगा दी, जिस वजह से वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो पाए। गोरखपुर से गीता प्रेस का आरंभ किया गया, शुरुआत की गई, जहां से गीता को छापा गया। और कल्याण 1926 में इस टाइम पे हिंदू धर्म ग्रंथ जितने भी थे, या गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सब की प्रिंटिंग करके जन जन तक पहुंचाई गई। हिंदू धर्म का महत्व बढ़े। देखो, अगर देखा जाए स्वामी विवेकानंद जी के टाइम से ही हिंदू धर्म का महत्व कितना बड़ा भारत के अंदर, यानी कि लोग अपने धर्म का सम्मान करने लगे। तो मैगजीन ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया लोगों के अंदर देश से प्रेम, यानी देशभक्ति की भावना जगाने में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है पोएम, दैट मीन्स कविता। देखो, समाज पर गहरी छाप छोड़नी है तो कविता से अच्छा साधन कोई हो नहीं सकता। प्रिंट मीडिया के द्वारा कविताओं को छापा गया, अलग अलग कविताओं को अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के अंदर, जैसे पंजाबी हो गई, उर्दू के गजल हो गए, लोकगीत हो गए, भारत के अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के अंदर कहानियां छापी गई और प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाया गया। तो पोएम्स का भी बहुत बड़ा रोल है भारत के अंदर लोगों में भारत की आजादी के लिए प्रेम और प्यार जगाने के लिए। तो पोएम का भी बहुत बड़ा रोल है भारतीय लोगों के अंदर प्रेम, यानी कि नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए। देखो, मॉडर्न इंडिया में माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा, भारत के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा भारत का, शुरुआत से ही इनके द्वारा कई सारे कविताएं छापी गई जो भारत के अंदर प्रेम की कविता के रूप में फेमस हुई। और इसने भारत के अंदर लोगों के अंदर प्रेम भावना और एकता, यानी कि यूनिटी की भावना जगाई। यानी कि कविता का भी बहुत बड़ा रोल है, ये आपको ध्यान रखना। एंड 1870 से लेकर 1880 के बीच में कविता ने एक ऐसा रूप ले लिया जिसने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाई, प्रेम की भावना जगाई, देश से प्रेम, हमें अपनी आजादी प्यारी है और हम आजादी अंग्रेजों से लेकर रहेंगे। कई ऐसे कविताएं छापी गई देश के समाज के विद्वानों के द्वारा जो काफी इंटेलिजेंट हुए और फ्रीडम फाइटर्स हुए। इसकी आलोचना भी की जाती। आलोचना किस आधार पर की जाती है? देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनके द्वारा समाज सुधार के नाम पे जो भी एक्टिविटीज की गई, उन एक्टिविटीज के अंदर ऐसी एक्टिविटीज हुई जैसे कि 1830 के अंदर भारत में 33 अंग्रेजी भाषा और 16 लगभग 16 रीजनल लैंग्वेज के रूप में जितने भी प्रिंट मीडिया के सोर्सेज थे, उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने उनको रोकने की कोशिश करी, भारत के अंदर भारतीयों की आवाज को दबाने में
अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई सारे इन्होंने कानून बना के एक एक करके भारतीयों की आवाजों को दबाया ताकि सरकार के खिलाफ जनता बोल ना सके, जागरूक ना हो सके। और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों की जो मंशा थी कि भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ ना बोले, वो इसको पूरा करने में सफल हो पाए। तो इस प्रकार ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है जिसमें बताना है कि मीडिया ने लोगों को सरकार के खिलाफ उठाने के लिए लोगों को काफी एंकरेज किया, मोटिवेट किया, और इंडियन प्रेस के द्वारा लिबर्टी यानी कि इंडिपेंडेंस को लेकर जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जो जो रुकावटें आती है, उन सब के बारे में लोगों को जगाया ताकि लोग अपनी इंडिपेंडेंस को समझ सके। एक इंसान की इंडिपेंडेंस किसी इंसान के द्वारा नहीं दी गई, ये तो नेचर या भगवान ने दिया है। तो कौन होता है कोई हमें गुलाम बनाने वाला। कई सारे ऐसे कविताएं छापी गई। तो प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा रोल है भारत के अंदर। मोरलिटी यानी कि नैतिकता, ये हमें नैतिक रास्ते पे चलते हुए, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए यूनिटी को अपनाना है और भारत को आजाद करवाना है। तो मीडिया का ये बहुत बड़ा रोल था। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में पहली सेंसरशिप के लागू होने तक ब्रिटिश भारत में प्रेस के विकास की व्याख्या कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस इन ब्रिटिश इंडिया टिल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्स्ट सेंसरशिप इन ब्रिटिश इंडिया। आपको इसमें यही बताना है कि भारत के अंदर पहली बार जब सेंसरशिप लागू किया गया था तो उस टाइम तक भारत के अंदर कितना डेवलपमेंट हो चुका था इंडियन प्रेस का, यानी कि भारत के अंदर प्रेस का डेवलपमेंट किस हद तक हो चुका था इंडिया के अंदर सेंसरशिप लागू होने तक। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाना मीडिया के ऊपर। जैसा गवर्नमेंट चाहेगी वही मीडिया प्रिंट करके छापेगी। इसी को और में क्वेश्चन को घुमाकर भी दिया जा सकता है। ब्रिटिश भारत में प्रेस सेंसरशिप यानी कि सेंसरशिप के ऊपर और प्रेस के विकास के ऊपर दो चीज आपसे पूछा जा सकता है एक ही क्वेश्चन के अंदर, यानी कि एक्सप्लेन प्रेस सेंसरशिप एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। सेंसरशिप और प्रेस के डेवलपमेंट पे चाहे क्वेश्चन जैसा भी घुमा कर आ जाए, अगर उस क्वेश्चन के अंदर प्रेस के सेंसरशिप और प्रेस के विकास की बात हो रही है तो यही आंसर आपको लिखना है, जो आंसर अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो 1561 में पुर्तगालियों ने भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में जो प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, किताबें, इन सब की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। और भारत में जो प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, इसका जो पूरा क्रेडिट है वो ब्रिटिश इंडिया यानी कि अंग्रेजों को जाता है। अंग्रेजों के द्वारा ही भारत के अंदर प्रेस की शुरुआत की गई। और स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश इंडिया यही चाहती थी भाई कि प्रेस स्वतंत्र हो, पत्रकारिता जैसे होती है। बट उसके बाद जब उनको लगा कि भाई यही मीडिया हमारे लिए खतरा बन सकती है, प्रिंट मीडिया, तो उनको लगा कि अब भारतीय प्रेस के विकास को आगे बढ़ने से हमें रोकना है। और यहीं से उन्होंने रुकावट पैदा करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको ये लगने लग गया था भाई ब्रिटिश ने भारत को गुलाम बना रखा है। और इस गुलामी के दौरान अगर लोगों ने सूचनाएं आपस में एक दूसरे से शेयर करना स्टार्ट कर दिया, लोगों तक सूचना पहुंच गई कि अंग्रेज क्या अत्याचार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग इकट्ठे होंगे और विद्रोह करेंगे और यहीं से स्टार्ट होगी स्वतंत्रता संग्राम। और ऐसा हुआ भी। 1857 के अंदर भारत का फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल तो हो ही गया था, जिसको हम 1857 के अंदर मंगल पांडे की शहादत यानी कि उनकी फांसी के बाद जो हमने चिंगारी लगाई, अंग्रेजों की पूरी नींव तक हिला दी। हाँ, ये बात ठीक है कि अंग्रेज इसके अंदर सफल हो गए, वो सक्सेस हो गए इसको फेल करने में। ऐसा इसलिए क्योंकि संचार के जो साधन है, जो मीडिया के जितने भी सोर्सेस थे लोगों तक सूचना पहुंचाने का, इन सब के ऊपर अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल बना लिया था। तो ये बहुत बड़ा रीजन था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था भारत को आजाद करवाने के लिए, इसका फेल हो जाने का। अब हम ये जानते हैं कि सेंसरशिप का मतलब क्या होता है। देखो, सेंसरशिप का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचे, लेकिन गवर्नमेंट जो चाहेगी वही पहुंचे। तो ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज में कुछ भी छाप दो और जनता तक वहां पहुंच जाए, नहीं, गवर्नमेंट इसको रोक देगी। आप इस एक बार इमेज को देखिए, यानी कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। आप ना ही अपने आंखों से देख सकते हो, ना ही कुछ बोल सकते हो। सब कुछ आपको क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। दैट मींस उन सभी चीजों पे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, अपना कंट्रोल लगा दिया। इसको कहा गया सेंसरशिप, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाना। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में प्रेस सेंसरशिप के लिए क्या क्या उपाय किए गए सेंसरशिप लगाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा। देखो, जैसे जैसे प्रेस डेवलपमेंट हो रहा था, भारत के अंदर मीडिया का डेवलपमेंट हो रहा था, अंग्रेजों की चिंता बढ़ते जा रही थी। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि अब भाई हमें कुछ लीगल स्टेप लेने पड़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ अधिनियम पारित करवा दिए संसद के अंदर, कुछ नियम बना दिया और उसको कानून में बदल दिया। भाई ये कानून है, आप सबको फॉलो करना होगा, ताकि वो भारत के जो नेशनलिज्म के जो विचार है भारत में, देश से प्रेम, देश भावना, देश की आजादी करवाने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे, इन सब के विचारों को दबाया जा सके। इनको रोकने के लिए ही अंग्रेजों ने ये सेंसरशिप इंप्लीमेंट किया और इसके लिए कई सारे इन्होंने कानून पास करवा दिए संसद के अंदर, जिसको अधिनियम या नियम यानी कि एक्ट्स एंड रूल्स इंप्लीमेंट करवा के इन्होंने रोकने की कोशिश करी। तो चलिए आपको मैं पॉइंट्स में बता देता हूँ, आंसर में आपको ये लिखना होगा, सही से समझना कि वो कौन कौन से एक्ट्स हैं जो अंग्रेजों ने सेंसरशिप के नाम पे इंप्लीमेंट किए। सबसे पहला जो एक्ट था वो था प्रेस अधिनियम 1799 का सेंसरशिप, यानी कि सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799। इस एक्ट में क्या कहा गया, देखो ये जो एक्ट है ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। ये भारत के उस टाइम के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और इस एक्ट में ये कहा गया कि जितने भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर है या मैगजीन है, इन सब के ऊपर
अंग्रेजों ने अपना रेस्ट्रिक्शन, अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया है। यानी कि अब जो भी चीज छपने होंगे उससे पहले अंग्रेजों से परमिशन लेना होगा। और 1807 में तो चाहे मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, जर्नल हो, पैम्फलेट, आप देखते हो गलियों गलियों कैसे पैम्फलेट बढ़ते रहते हैं, या बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर्स, इन सब के ऊपर अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल बना लिया कि इनमें जो भी कुछ भी छपेगा, अब जो अंग्रेज बोलेंगे वही जाएगा। लोगों तक सही सही सूचना पहुंचाने के नाम पर अंग्रेजों ने अपनी दुकान चलाने स्टार्ट कर दी, लोगों को अवेयर होने से रोक दिया। 1818 में जब हेस्टिंग आया तो इसने कुछ सीमाएं हटाई, क्योंकि जनता पागल नहीं थी, जनता समझ रही थी कि अंग्रेजों ने कैसे अपना कंट्रोल बना रखा है। इसके बाद जब अंग्रेजों को लगा कि नहीं, तो सबसे पहले 1799 के सेंसरशिप एक्ट के द्वारा ही अंग्रेजों ने कंट्रोल बना लिया था। अब इसको और कड़े किए अंग्रेजों ने। क्या हुआ, सेकंड पॉइंट में बताता हूँ आपको मैं। इसके बाद अंग्रेजों ने एक पे एक और सारे एक्ट्स निकालने स्टार्ट कर दिए। तो इसमें जो सेकंड एक्ट था वो था लाइसेंसिंग विनियम अधिनियम 1823 का, जिसको जॉन एडम्स प्रेस विनियमन के नाम से भी जाना जाता है। लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 एंड जॉन एडम्स प्रेस रेगुलेशन। इसमें क्या कहा गया और ये क्या था पहले जानते हैं। देखो, इस एक्ट को 1823 में एडम्स द्वारा ही पास किया गया था। एडम्स एक अंग्रेजी था, इसने इसको पास करवाया था। और ये जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन जो एक्ट है 1823 का, ये एक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि जितने भी न्यूज़पेपर है उनको प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले अंग्रेज यानी कि जो गवर्नमेंट है उनसे लाइसेंस लेना होगा, और जो लाइसेंस लेगा वही प्रिंट कर सकता है। और वो भी प्रिंट क्या करेगा वो अंग्रेज बताएंगे। यानी कि प्रिंट करने पे भी अब रोक लगा दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेना इतना आसान होता नहीं था। और इसलिए जो लाइसेंस के बिना ही छाप रहा है, प्रिंट कर रहा है, उसको गंभीर अपराध माना गया और उनको जेल तक में डाल दिया गया। आगे चल के राजा राम मोहन राय जी, जिन्होंने अपनी एक न्यूज़पेपर निकाली थी जिसका नाम था मिरात उल अखबार, और इस अखबार के अंदर वो अंग्रेजों के अगेंस्ट कई सारे चीजें छापा करते थे। इसको उन्होंने मैगजीन में भी कन्वर्ट किया, फारसी पत्रिका के अंदर। और 1822 में इन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखना स्टार्ट किया। 1824 तक अंग्रेजों के खिलाफ कई इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। इसलिए 1829 में जाके जो सती प्रथा का जो कस्टम हुआ करता था, इसको उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर खत्म करवाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। लोग इकट्ठा हुए, भाई ये गलत चीज है, तब जाके इनको सपोर्ट मिला। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, मेटकाफ अधिनियम या प्रेस अधिनियम 1835, यानी कि मेटकाफ एक्ट और प्रेस एक्ट 1835 का। इस एक्ट में क्या कहा गया, देखो जो 1823 का जो लाइसेंस का जो एक्ट था, ये जो अभी हमने सेकंड पॉइंट में देखा, इस एक्ट को खत्म कर दिया गया। यानी कि 1823 में जो लाइसेंस लेने के बाद भी प्रिंट किया जा सकता था, इस एक्ट को खत्म कर दिया गया 1835 के मेटकाफ एक्ट के द्वारा। तो लाइसेंस लेना जो पहले कंपलसरी था, इसको खत्म कर देने के बाद भारत के अंदर प्रेस का जो विकास है ये काफी हद तक सही हुआ। लेकिन आगे चलकर समाचार पत्र के प्रकाशन, यानी कि जो भी न्यूज़पेपर को प्रिंट करता है, पब्लिश करता है, ये प्रिंट कहाँ से कर रहा है, इसके प्लेस को अब अंग्रेजों को बताना होगा। यानी कि अब अंग्रेजों ने उन जगहों पे भी अपनी निगाहें बना ली और ये कहा कि अगर जो नियमों का पालन नहीं करेगा उसके न्यूज़पेपर की पब्लिशन पे हम पाबंदी लगा देंगे, यानी कि रोक लगा देंगे, सील कर देंगे उसको। तो इस तरीके से अंग्रेज चाहते थे कि पूरा कंट्रोल कर लेना। एंड फोर्थ पॉइंट में क्या है, लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 का। देखो, हम ये सब जानते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, ये अपने आप में अंग्रेजों की नींव हिला देने वाला रिवोल्ट था। इस अधिनियम के बाद अंग्रेजों ने कहा कि लाइसेंसिंग अधिनियम अब ये फिर से पारित होगा भारत के अंदर, जिसमें गवर्नर जनरल भारत के कैनिंग का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने क्या कहा कि प्रेस पे अब कड़ी सीमाएं लगानी होगी, क्योंकि इतना बड़ा रिवोल्ट हो कैसे गया, आखिर अंग्रेज इसकी शुरुआत होने में रोक क्यों नहीं पाए, क्योंकि मेरठ छावनी से दिल्ली तक पहुंचा, बाजीराव द्वितीय का इसमें सहयोग मिलना, मुगल लीडरशिप मिल जाना, अंग्रेजों को पूरी नींव सील गई, भाई ये कैसे हो रहा है ये। तब जाकर उनको लगा 1857 जैसा रिवोल्ट फिर दोबारा ना हो, इसलिए उन्होंने प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी, पाबंदी लगा दी, सील लगा दिया इस पे। और ये कहा कि नया प्रकाशन सरकार की अनुमति के बिना हो ही नहीं सकता, यानी कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश होना है या प्रिंट होना है बिना गवर्नमेंट या अंग्रेजों के परमिशन के बिना अब नहीं किया जा सकता। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस एक्ट में क्या कहा गया, लिटन के द्वारा ये एक्ट पास किया गया था, जो कि उस टाइम भारत के वाइसराय हुआ करते थे। गवर्नर जनरल का नाम आगे चलकर चेंज कर दिया गया और वाइसराय रख दिया गया, दोनों का काम सेम हुआ करता था, बस नाम चेंज कर दिए गए थे। और इस एक्ट में ये कहा गया, और ये भी एक्ट प्रेस पे कंट्रोल करने के लिए ही पास किया गया था। बस इसमें क्या कहा गया कि जितने भी रीजनल लैंग्वेज के अंदर न्यूज़पेपर छपते हैं, प्रिंट होते हैं, जैसे तमिल में, उड़िया में, गुजराती में, मराठी में, जो रीजनल लैंग्वेज हो गए, तो रीजनल लैंग्वेज के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, अब इनकी स्वतंत्रता, इनकी फ्रीडम को भी रोक दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि रीजनल लेवल पे जो लैंग्वेज चल रहे हैं यही लोगों को जागरूक कर रहा है, हमें इनको रोकना होगा। पहले क्या था कि सिर्फ नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी या जो इंग्लिश हुआ करते थे, ये इन पे रोक लगाते थे। अब जाके इन्होंने रीजनल लैंग्वेज पे भी रोक लगानी स्टार्ट कर दी, और ये सारा काम उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा इन्होंने किया कि जितने भी रीजनल लैंग्वेज है उनकी फ्रीडम भी छीन ली और उन पे भी पाबंदियां लगा दी। एंड 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेज हिल चुके थे, वो चाहते नहीं थे कि दोबारा ऐसी कोई घटना हो, इसलिए सारी एक्टिविटी वो कर रहे थे। बात करते हैं अब हम ब्रिटिश भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ। देखो, ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, फिर आपको मैं ब्रीफली में समझा देता हूँ। देखो, भारत में प्रेस के विकास का जो इतिहास है,
सबसे पहला जो न्यूज़पेपर छपा भारत के अंदर द बंगाल गजट 1780 में की गई थी जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। यानी कि भारत के अंदर प्रेस या मीडिया की या कह सकते हो कि न्यूज़पेपर की शुरुआत करने वाले सबसे पहले जो बंदे हुए जिनको आप जनक कह सकते हो वो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो की, इसलिए इनको जनक कहा जाता है। और इस न्यूज़पेपर को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए भारत के अंदर पत्रकारिता का जो बीज है वो जेम्स हिक्की के द्वारा बो दिया गया था। इसलिए आगे चलकर कई सारे पत्रिकाएं निकली और इसकी शुरुआत जेम्स हिक्की ने ही की। एंड जब द बंगाल गजट के अंदर सरकार की आलोचना की गई, सरकार के गलत कामों का पर्दाफाश किया गया, तो ये सरकार को पचा नहीं, अंग्रेजों को ये पचा नहीं, इसलिए उन्होंने 1872 के अंदर द बंगाल गजट न्यूज़पेपर पे भी कब्जा कर लिया। अब उनको लगा कि बस अभी हमारे कंट्रोल में रहेगा, ये लोगों को बहुत जागरूक कर रहा है भाई, इससे हमारी रातों की नींद हराम हो रही है। और जैसे जैसे इन समाचार पत्रों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, ये फेमस होते जा रहे थे, जनता इनको पढ़ने लग रही थी भाई, तभी जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चिंता है ये भी बढ़ती चली गई। अब उनको लगा कि भाई हमारी जो एक्टिविटीज हो रही है अंग्रेजों की, अगर ये जनता जान गई और जनता खड़ी हो गई एक साथ तो हम झेल नहीं पाएंगे। इसी डर के कारण उन्होंने प्रेस पे प्रतिबंध यानी कि अपनी सेंसरशिप लगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो भारतीय प्रेस का विकास धीरे धीरे होता ही रहा, ये जनमत को आकार भी देता रहा, जनमत को इकट्ठा करता रहा, लोगों को जागरूक भी करता रहा। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आई, सच्चाई छुपती नहीं है, लोगों को पता चली, लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने भारत की आजादी में अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया, जिसकी स्टार्टिंग जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कर दिया था भाई, न्यूज़पेपर के स्टार्ट करके द बंगाल गजट। क्लियर है? तो आई होप आपको जो मैंने अभी आंसर बताया ये समझ में आ गया होगा। तो आपको इसमें यही बताना है कि भारत के अंदर सेंसरशिप के लिए कौन कौन से एक्ट इंप्लीमेंट किए गए, कैसे पास किया गया, क्या क्या रुकावटें आए, और भारत की आज़ादी के लिए ये संघर्ष जो किया जा रहा था उसके अंदर प्रेस यानी कि मीडिया एक शक्तिशाली हथियार था, क्योंकि हमारे पास कोई बम गोले बारूद तो नहीं थे, हमारे पास प्रेस मीडिया था जो लोगों को जोड़ सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता के संघर्ष में राजा राममोहन राय और जेम्स बकिंघम की भूमिका की चर्चा कीजिए। यानी कि डिस्कस द रोल ऑफ राजा राममोहन राय एंड जेम्स बकिंघम इन द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। आपको बताना इसके अंदर कि प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर जो संघर्ष हो रहे थे उसमें दो लोग, पहले राजा राममोहन राय, दूसरे जो अंग्रेज थे जेम्स बकिंघम, इन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, एक एक करके आपको अलग अलग बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। 1820 के आसपास इन 10 सालों में दो लोगों ने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और ये दोनों राजा राममोहन राय और जेम्स बकिंघम थे। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे और ये विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का और लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। और इन दोनों ने 1824 तक प्रेस की इंडिपेंडेंस के लिए, प्रेस की फ्रीडम के लिए जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे इसका इन्होंने विरोध किया। जितने भी एक्ट पास किए गए थे, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में वो एक्ट देखा भी, कितने सारे एक्ट थे, वर्नाकुलर एक्ट हो गया, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, इन सभी एक्ट्स के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज उठाई ताकि इन एक्ट्स को अंग्रेज खत्म करें। जो रोक टोक लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा प्रेस पे उसको वापस लिया जाए। इन दोनों के विचार जानते हैं। पहले राजा राममोहन राय, ये भारत के फ्रीडम फाइटर रहे हैं और ये एक नेता और साथ ही एक पत्रकार भी थे। इन्होंने एक न्यूज मैगजीन निकाली जिसका नाम था द ट्रिब्यून और इस न्यूज मैगजीन के द्वारा इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अलग जलाई और लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई ताकि लोग जागे और अपने अधिकारों को समझे। एंड इसके बाद जेम्स बकिंघम जो है ये एक अंग्रेजी पत्रकार थे, ये भारत के नहीं, ये अंग्रेजी थे और इन्होंने भारत में रहते हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन्होंने आलोचना करी, भारत के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा था इसको इन्होंने उजागर किया और इन्होंने जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको याद भी दिलाया। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले राजा राममोहन राय जी का क्या योगदान रहा प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर जो इन्होंने संघर्ष किया। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें आपको ये बताना कि इन्होंने सत्य को प्रसारित किया, जो सच्चाई है, विचारों की इन्होंने खुली बहस करी ताकि प्रेस की जो स्वतंत्रता है इसको फिर से लागू किया जा सके। यानी कि इन्होंने सच्चाई को प्रसारित किया, सच्चाई को आगे बढ़ाना, प्रमोट करना। तो इस तरीके से इनका जो जर्नलिज्म था वो ट्रुथ को प्रमोट करना था, सच्चाई को, ताकि लोग अवेयर हो। सेकंड पॉइंट क्या है, राजा राममोहन राय भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने जो अपना योगदान दिया उससे राष्ट्रवाद यानी कि देश से प्रेम, नेशनलिज्म एंड स्वतंत्रता की लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई। यानी कि राजा राममोहन राय के योगदान से राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की लड़ाई दोनों में तेजी आई, जिससे कि भारत की आजादी को लेकर हम और आगे बढ़े। एंड भारत के लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए और भारत की आजादी की लड़ाई के लिए इन्होंने क्या साधन अपनाए। सबसे पहले इन्होंने बांग्ला में संवाद कौमुदी 1821 के अंदर इन्होंने पब्लिश किया। एंड इसके बाद इन्होंने फारसी लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर ही पब्लिश करी जिसका नाम था मिरात उल समाचार पत्र। ये 1822 में आई। तो बांग्ला जो कि कौमुदी के नाम से और मिरात उल समाचार पत्र, इन दोनों के द्वारा और ऊपर अभी हमने देखा द ट्रिब्यून के द्वारा, इन सभी के द्वारा ये लोगों के अंदर अपने विचारों को पहुंचाते थे। आजादी, अधिकार, अत्याचार, इन सब के बारे में बताते थे ताकि लोग अत्याचार के खिलाफ एक साथ मिलकर आवाज उठा सके, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, 19th सेंचुरी में सामाजिक धार्मिक सुधारों का लगातार ये विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि अंग्रेज हिंदुओं के जो भी नियम है, जो भी कस्टम है, ट्रेडिशन है, ये उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे। तो सामाजिक धार्मिक जो सुधार था ये चाहते थे कि हो, और इसके लिए इन्होंने मैगजीन्स का सहारा लिया और हिंदू प्रेस इसी से उदय हुआ, यानी हिंदू प्रेस बना और आगे चल के बाल विवाह, सती प्रथा जैसी प्रथाओं को खत्म
किया गया, इसमें राजा राम मोहन राय जी का भी अपना कंट्रीब्यूशन रहा। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, ब्रिटिश सरकार ने मिरात उल समाचार पत्र जो कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा चलाया गया था 1822 के अंदर, इस समाचार पत्र पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया। जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे उनके पास पहले लाइसेंस हुआ करता था, तभी वो अपने न्यूज़पेपर या मैगजीन्स को पब्लिश करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मिरात उल समाचार पत्र जो मैगजीन पब्लिश की जाती थी, इसका लाइसेंस ही इन्होंने रद्द कर दिया ताकि ये पब्लिश ही ना कर सके। और अंग्रेजों ने इसका लाइसेंस रद्द क्यों किया, क्योंकि इस मैगजीन के अंदर, इस न्यूज़पेपर के अंदर राजा राम मोहन राय ने कुछ और समाचार पत्रों की कुछ लाइंस अपने न्यूज़पेपर में ऐड कर दी थी, जो कि भड़काऊ थी कह सकते हो, जो कि आलोचना कर रहे थे जिसके अंदर ये। इस वजह से अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय का जो लाइसेंस था उसको रद्द कर दिया। तो ये यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा राजा राम मोहन राय का। एंड इसके बाद हम देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता के संघर्ष में जेम्स बकिंघम की भूमिका। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताना है, जेम्स बकिंघम अपने जीवन काल में प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उपन्यासकार का मतलब होता है नोवेलिस्ट थे, ये नोवेल लिखा करते थे, एक राइटर भी थे और ये एक ट्रेवलर भी थे, यानी कि ये लिखा भी करते थे और ये घूमा भी करते थे काफी देशों के अंदर। तो ये भारत में इसी सिलसिले से आए थे कि जितने भी भारत में गवर्नर जनरल जो राज कर रहे हैं, ये उनके कर्तव्यों को याद दिला सके। इनका कर्तव्य लोगों पर अत्याचार करना नहीं है, बल्कि रूल करना है। उनकी कमियों को बताते थे, फटकारना, सच्चाई का पता लगाना। इन सब के द्वारा अंग्रेज नाराज हो गए। तो जब ये काम कर रहे थे तो बकिंघम से अंग्रेज नाराज हो गए, क्योंकि ये कहा करते थे ना ही कोई पार्लियामेंट है, ना ही कोई किसी की चलता है, ना ही कोई यहाँ पे स्वतंत्र प्रेस है। इसको लेकर जब इन्होंने आवाज उठाया तो लोग तो जागरूक हुए, लेकिन अंग्रेज इससे नाराज हो गए। एंड इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, बकिंघम ने 1818 से लेकर 1823 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में निडरता से, बिना डर के अपने न्यूज़पेपर, जिसका नाम था कलकत्ता जनरल, यानी कि बकिंघम के द्वारा जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया उसका नाम था कलकत्ता जनरल, और इसके अंदर इन्होंने अपने विचार पब्लिश किए, लोगों तक पहुंचाया, लोगों को जागरूक करने का काम किया। अंग्रेज क्या अत्याचार कर रहे हैं लोगों तक ये बात पहुंच सकी। थर्ड पॉइंट क्या है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की लड़ाई पर बकिंघम ने काफी बड़ा प्रभाव छोड़ा और भारतीय पत्रकारिता के विकास में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बकिंघम ने जब अपने न्यूज़पेपर कलकत्ता जनरल को पब्लिश किया तो इन्होंने बहादुरी से काम किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग काफी डरे और इन्होंने अपनी एक्टिविटीज को भी सुधारा। बकिंघम के द्वारा जो एक्टिविटी की गई, जो लोगों में अवेयरनेस फैलाया गया, इसका इम्पैक्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग पे भी पड़ा और उन्होंने इस बातों को समझा भी, क्योंकि लोग खड़े हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। बकिंघम ने भारतीय प्रेस पर लगाई गई जितने भी सीमाएं हैं, जो नियंत्रण है, यानी कि जो लिमिटेशन और कंट्रोल लगाया गया था, इन सब के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई कि ये खत्म किया जाए, प्रेस को लिबर्टी दिया जाए। तो इन दोनों ने अलग अलग तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एवोल्यूशन में ये कहा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी देश के लिए जरूरी है। अगर प्रेस ही स्वतंत्र ना हो तो लोगों तक कैसे विचार पहुंचेगा, यानी लोग तो गुलाम है ही है, अब वो मानसिक रूप से भी गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि जो हुकूमत या जो अंग्रेज देंगे वही उनके दिमाग में परोसा जाएगा और उनके दिमाग में वही बीज बड़ा होगा। तो उनके मन में सालों सालों तक यही चलता रहेगा, भाई अंग्रेज तो अच्छे हैं, भाई अंग्रेज तो हमारे लिए है। तभी जाके अंग्रेज भारत में 200 से 250 साल तो राज कर पाए। वो 1823 में जो प्रेस के अधिनियम लागू किए गए जॉन एडम के द्वारा, इसका विरोध भी किया इन सब ने। वैध लाइसेंस एंड लाइसेंस राज लागू किया, इसका सबका विरोध किया। मेन दिक्कत तब आई जब इंग्लैंड के अंदर न्यूज़पेपर और व्यक्ति की आजादी के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो भारत के अंदर जब अंग्रेज राज कर रहे हैं तो भारत के अंदर न्यूज़पेपर और मीडिया प्रेस के ऊपर क्यों रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इतनी, इसकी आलोचना की गई काफी। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इन प्रतिबंधों, इन रुकावटों के बावजूद भारत के अंदर प्रेस का विकास हुआ और ये जारी भी रहा। इसने जनमत यानी कि लोगों के विचारों को बदला, सामाजिक और आंतरिक परिवर्तन भी किए और लोगों को जागरूक भी किया। सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस के बाद भारत में जो भी फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जो संघर्ष हुए, उसके अंदर प्रेस के कंट्रीब्यूशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इनमें दो लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिनके बारे में इस क्वेश्चन में हमने देखा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडियन प्रेस इन द फ्रीडम मूवमेंट। यानी कि आपको बताना कि भारत को आजाद करवाने में प्रेस की क्या भूमिका रही, यानी कि किन तरीकों से इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, भारत लंबे टाइम तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और इसमें क्रांतिकारी कई सारे आंदोलन भी हुए। जब 1915 में गांधी जी भारत आ गए साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन भी किया, चंपारण का, खेड़ा का, अहमदाबाद का। इसमें जीत भी हुई। असहयोग आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन हुए। इन आंदोलनों के बावजूद भारत को आजाद करवाने में प्रेस की जो भूमिका रही, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भारत के फ्रीडम फाइटर्स रहे, इन्होंने अपने विचारों को मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स के द्वारा लोगों तक पहुंचाई और राष्ट्रवाद की भावना जगाई। राष्ट्रवाद की भावना को जगाए बिना हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। हमें लोगों को बताना होगा कि हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं, तो हमें कोई गुलाम कैसे बना सकता है। लोगों को जागरूक करेंगे, हम अपने देश के प्रति उनका प्रेम जगाएंगे, और इनमें प्रेस ने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। अब प्रेस का मीनिंग क्या होता है? देखो, प्रेस यानी कि प्रिंट मीडिया, उस टाइम पे इनका बहुत बोलबाला हुआ करता था। जैसे बुक्स हो गई, पत्रिकाएं जैसे मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर, बुकलेट या पंफलेट हो गए, एंड दस्तावेज को डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, आर्टिकल्स वगैरह। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने में। और इन्होंने क्या क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका।
देखो हमेशा मैं आपको कहता हूँ एग्जाम के अंदर आंसर में कुछ फ्लो चार्ट का यूज करो, तो फ्लो चार्ट इसको ही कहा जाता है, ऐसे बनता है फ्लो चार्ट। आपको ऐसे ही बनाना है हमेशा, थिंकर्स के व्यूज लिखो, मीनिंग लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, देन आंसर को टू द पॉइंट्स में बताओ। जैसे मैंने इसमें क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन बता दिया, इंट्रोडक्शन में आपको सब कुछ समझा दिया, फिर मैंने आपको मीनिंग भी बता दी। आंसर सेम आपको ऐसे ही बताना है, फिर आपको फ्लो चार्ट में बताना है। जैसे समाचार लोगों तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना, पहली भूमिका यानी कि न्यूज एंड अवेयरनेस का। सेकंड था नेतृत्व एवं प्रेरणा यानी कि लीडरशिप एंड इंस्पिरेशन। देखो जब किसी भी ग्रुप का लीडरशिप एक इंसान कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि भाई एक नेता है वो जो इसका लीडर है। लेकिन जब नेता की ही भूमिका जब मीडिया दिमाने लग जाए, पत्रिकाओं के द्वारा, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के द्वारा लोगों तक विचार पहुंचाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक लीडरशिप करते हैं, यानी कि लोगों को लीडरशिप ये भी कर रहे होते हैं। क्योंकि जैसे एक नेता लोगों की आवाज उठाता है, सेम इस तरीके से न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के द्वारा भी, न्यूज आर्टिकल्स के द्वारा भी लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। यानी कि न्यूज़पेपर भी एक तरीके से लीडरशिप का काम कर रहे थे। एंड इसके बाद सामाजिक गतिविधियों को उजागर कर रहे थे, लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सोशल एक्टिविटीज की जो अंग्रेज कर रहे थे। एंड विचार अभिव्यक्ति की जो विचारधारा है कि हम अपने विचार को रख सकते हैं, हम अपने आइडियाज को रख सकते हैं, यानी कह सकते हो राइट टू जो स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, लोगों को इस बारे में जागरूक करना एंड लोगों को सामूहिक रूप से जोड़ना, यानी कि कनेक्टिंग पीपल कलेक्टिवली, लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना जरूरी था। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्लो चार्ट में आपको समझा दिया। हमारी नोट्स की खासियत यही होती है, इसलिए आपको मैं कहते रहता हूँ कि इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें से आप एक बार पढ़ भी लोगे, मजा आ जाएगा आपके एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में। तो फ्लो चार्ट यहाँ पे लिख दिया, और जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए इन्हीं पॉइंट्स को आपको नीचे एक्सप्लेन करना होता है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। समाचार और जागरूकता, ये हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देखा, समाचार और जागरूकता, इसको फिर एक्सप्लेन कर दो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बताया हुआ है मैंने। न्यूज एंड अवेयरनेस, इसमें क्या है कि लोगों तक सटीक यानी कि स्पष्ट जानकारी, ताजा जानकारी पहुंच रही थी इंडियन प्रेस के द्वारा, लोग इससे जागरूक हो रहे थे। हर पल पल की खबर जो अंग्रेज कर रहे थे लोगों तक जानकारी जा रही थी, इससे लोग इकट्ठा भी हो रहे थे। एक सिंगल इंसान लड़ेगा तो वो कमजोर रहेगा, वही सिंगल इंसान जब एक कम्युनिटी बना के लड़ेगा तो अंग्रेजों पे भारी पड़ेगा वो। तो यही हो रहा था। नेतृत्व और प्रेरणा, यानी कि जो समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थी, ये नेतृत्व की भूमिका निभा रही है, लीडरशिप की भूमिका निभा रहे थे, ताकि जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हो रहा था उस दौरान सभी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाकर लोगों को ये इकट्ठा कर सके एक जगह पे। एंड सामाजिक गतिविधियों की जानकारी, जितने भी सोशल एक्टिविटीज हो रहे थे उनकी जानकारी, उनकी इन्फॉर्मेशन ये नॉवेल्स के द्वारा, कविताओं, पोएम्स के द्वारा एंड न्यूज आर्टिकल्स के द्वारा, इन सब के द्वारा ये लोगों तक पहुंचा रहे थे, जिससे कि जन जन तक ये पहुंच रहा था और लोग अवेयर हो रहे थे। विचार अभिव्यक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा था, यानी कि भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी संघर्ष हो रहे थे लोगों को बताया, इससे लोग और मोटिवेट हुए, वो काफी इंस्पायर हुए कि भाई जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, देश तो आखिर हमारा ही है। और लोगों ने कई सारे सभाओं का आयोजन किया, धरना, हड़ताल, प्रोटेस्ट, इसमें रेडियो का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। रेडियो के द्वारा सीधी जनता तक विचार पहुंचा जा रहे थे, और प्रेस भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ भारत को आजाद करवाने के लिए। लोगों को सामूहिक रूप से जोड़ने का काम प्रेस ने ही किया। भारतीय प्रेस ने लोगों को जोड़ा, लोगों तक विचार पहुंचाकर अपने फ्रीडम फाइटर्स ने लोगों को बोला कि भाई हमें जुड़ना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। अब देखिए मैंने आपको ये सारे पॉइंट पहले यहाँ बताया फ्लो चार्ट में। टीचर को क्या लगता है कि अगर यहीं के पॉइंट्स पे दम है, अंदर पॉइंट्स वो बहुत रेयर केस में देखता है, उसको लगता है कि हाँ भाई बंदे ने सही लिख दिया, मार्क्स आपको फुल टू फुल मिल जाते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर इसके एंड में आपको मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन भी जरूर बता देना है। जैसे कि प्रेस की भूमिका है, इसने भारतीय लोगों को एकजुट भी किया, हर उस घटना के बारे में लोगों तक पहुंचाया जो घटना लोगों के लिए है और अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। प्रेस की भूमिका ने अपना रोल निभाया, और भारतीय प्रेस का जो योगदान इसको भुलाया नहीं जा सकता। हाँ ये बात ठीक है, इसके मूल्यांकन में आपको ये पॉजिटिव पॉइंट्स तो हो गए, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स बताना है। नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि अंग्रेजों ने सेंसरशिप लगाकर अपने कंट्रोल स्थापित कर लिया, स्टेब्लिश कर लिया इन मीडिया के ऊपर, प्रेस के ऊपर, और इससे क्या हुआ कि अब अंग्रेजों ने कंट्रोल बना लिया तो लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही थी, तो इससे काफी दिक्कतें आई। लेकिन कहते हैं ना कि विचारों को दबाया नहीं जा सकता, एक टाइम तक विचार दबेगी बट वो बहुत तेजी से आगे फैलेगी, और यही हुआ अंग्रेजों के अगेंस्ट में विचार फैलते चले गए। और फाइनली निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो इसमें मीडिया का जो भूमिका रहा हम इसको नकार नहीं सकते। हाँ लेकिन ये बात ठीक है कि भारतीय प्रेस मीडिया ने भारत की विभाजन को रोक ना सका, ये जरूर बताना आपको, जिससे कि भारतीय स्वतंत्रता की जो खुशी थी उस पर ग्रहण लग गई विभाजन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजादी के बाद भारतीय प्रेस का विकास और विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन प्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है आपसे कि भारत की आजादी के बाद प्रेस ने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े उन सभी क्वेश्चन के अंदर भारत की आजादी के पहले प्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा हम ये पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि प्रेस ने भारत को आजाद करवाने में, लोगों को जागरूक यानी कि अवेयर करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि भारत की आजादी के बाद प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसके क्या क्या मेन फीचर्स रहे। ठीक है, जैसे भारत आजाद हुआ तो भारत की प्रेस मीडिया एक लंबा दौर झेल चुकी थी अंग्रेजों का, और कैसे विरोध किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, आर्टिकल छापे जाते हैं अगेंस्ट में, और कैसे लोगों को एकजुट किया जाता है अवेयर कर।
ये सब कुछ प्रेस मीडिया जान चुकी थी। अब उनको इस चीज के बारे में अच्छे से पता था। लेकिन भारत की आजादी के बाद जो प्रेस का डेवलपमेंट हुआ वो कुछ अलग तरीके से हुआ। जैसे भारतीय प्रेस में लोग काफी भागीदार हुए, लोग एक्टिव हुए। भारतीय प्रेस जो था वो काफी एक्टिव हो गया था आजादी के बाद, क्योंकि कोई सेंसरशिप था नहीं। भारत अब आजाद हो चुका है, लोगों को बोलने की आजादी है और प्रिंट मीडिया को छापने की आजादी है। तो समाचार पत्रों को पढ़ने वालों की जो संख्या है ये बढ़ते चले गए। देखते देखते संख्या बहुत बढ़ते चले गई। समय के साथ समाचार पत्र में लोग काफी रुचि लेने लग गए, यानी कि वो अपनी सुविधा दिखाने लग गए कि भाई समाचार पत्र जरूरी है। लोगों का कौशल विकास भी हुआ इससे। एंड फीचर लेखन जो पहले नहीं हुआ करता था ये अब और तेजी से होने लग गया। फीचर लेखन में फीचर्स वगैरह छपने लग गए। फीचर्स में क्या होता है कि स्पेशल किसी घटना को एक फीचर के माध्यम से छापकर लोगों तक पहुंचाया जाता है। हिंदी में आपने इसको पढ़ा होगा। एंड 1952 में प्रेस आयोग भी बनाया गया और 1954 में प्रेस को कैसे रेगुलेट किया जाए इसको लेकर नियम वगैरह भी बनाए गए, जिसमें प्रेस सच के साथ मैनेजमेंट के काम कर सके, इसका मैनेजमेंट कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस सब की जानकारी जुटाई गई, जांच पड़ताल की गई। यानी कि 1952 में जब प्रेस कमीशन बना, इससे भारतीय प्रेस को काफी मजबूती मिली। यानी कह सकते हैं कि आजादी से पहले कोई प्रेस कमीशन नहीं था। प्रेस कमीशन भारत की आजादी के बाद भारतीय प्रेस का डेवलपमेंट करने में अपना कंट्रीब्यूशन देती है, प्रेस कमीशन के बनने के बाद। एंड इसके बाद हम देखते हैं आजादी के बाद भारतीय प्रेस की विशेषता क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ इंडियन प्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो, भारत की आजादी के बाद भारतीय लोगों को जागरूक करने में जो भारत के जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। समाज में बदलाव की मांग करी। उस टाइम जो कमियां थी, जैसे आजादी मिल जाना ही सब कुछ तो नहीं था, इसके बाद भुखमरी है, गरीबी है, महामारी है, एंड ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, जिसमें रिफॉर्म करने की जरूरत थी। तो इन सब के बारे में प्रिंट मीडिया ने छापा, लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में बताया ताकि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े हमारे देश के विकास पे। एंड इसके बाद बताने का भूमिका और जिम्मेदारी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो इसके साथ प्रेस भी आजाद हो गई। जो सेंसरशिप पहले लगा करते थे, अब ये सब कुछ खत्म हो गए। जनता को समाज, राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक इन सब मुद्दे पर जानकारी मिलनी स्टार्ट हो गई, जिससे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को समझ पा रहे थे। अब पॉजिटिव चेंजेस क्या लाया जा सकता है, अब उनको अब सब कुछ पता चल पा रहा था। अब देखो, आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। अब आपकी ये राय है वो सही है या गलत है, आप खुद अपनी राय बना सकते हो। आपका ओपिनियन है भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, तो ओपिनियन रखने का सबका अधिकार है। तो प्रेस ने यही काम किया, सही से इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई। एंड तकनीकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, इसमें क्या था कि देखो, न्यूज़पेपर जो विचार हैं, जो आइडियाज है, ये लोगों तक कैसे पहुंचेगी, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए प्रिंट वगैरह के लिए। तो बड़े लेवल पे ये काम किया गया। करोड़ों न्यूज़पेपर रोजाना छपते थे, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी। और आज भी देखते हो आप, 5-10 रुपए का न्यूज़पेपर कितने बड़े पेज का होता है वो, और हर दिन घर पे पहुंचता है। इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए भाई, इसका डेवलपमेंट किया गया। एंड प्रेस की स्वतंत्रता पे जोर दिया गया। और आज पता है आपको, फंडामेंटल राइट्स के रूप में फिर प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच जो है हमारा, उसमें शामिल है। ये मीडिया को भी ये राइट्स दिया गया है, अब अपने बातों को रख सकती है। या भ्रष्टाचार के कोई मुद्दे हैं, सोशल इक्वालिटी का मुद्दा है, इन सब के खिलाफ आवाज उठा सकती है। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर बनाएगा, क्योंकि पहला है विधायिका पार्लियामेंट, दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और थर्ड है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, और फोर्थ है मीडिया। मीडिया का काम होता है गवर्नमेंट और जनता के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाना। तो मीडिया का काम किसी एक पक्ष का सपोर्ट करना नहीं है। लेकिन आजकल मीडिया पे आरोप लगते रहते हैं कि मीडिया एक पॉलिटिकल पार्टी से बिक जाती है, पेड मीडिया बन गई है, पैसे ले लेती है, वो ले लेती है। वो कई सारे ऐसे चैनल्स आज भी है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। एक चैनल तो इतना गिर गया है, उस जैसा चैनल मैंने आज तक नहीं देखा, सच बता रहा हूँ, बहुत गिरा हुआ चैनल है। एंड इसके बाद है मीडिया पे सामाजिक प्रभाव, यानी कि समाज और संस्कृति का प्रभाव भी मीडिया पे पड़ता है। मीडिया ऐसे जो न्यूज चलाता है, मान लो कोई मीडिया एक झूठ को 100 बार दिखाए, लोगों को सच नहीं लग जाएगा, तो लोग सोचेंगे भाई सच ही दिखा रहा है, ये सच होगा, तो लोग उसको सच मान बैठेंगे। इसलिए मीडिया में दिखाई गई चीजों का प्रभाव समाज और भारतीय लोगों पे, कल्चर पे पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि मीडिया का साफ सुथरा होना और निष्पक्ष यानी कि फेयरनेस के साथ न्यूज को दिखाना। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस समस्याओं को उठाने में, लोगों को जागरूक करने में और सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में कई तकनीकी विकास हुए, और ये काम करने में मीडिया सफल भी हुआ। अब थोड़ी बहुत दिक्कत आती है प्रेस की लिबर्टी पे, कई बार जो आलोचनाएं होती है कि सरकार ने कंट्रोल बना रखा है, अब ये बात अलग है, बट इसकी आलोचना बता सकते हो आप। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो प्रसारण का क्या अर्थ है और औपनिवेशिक भारत में रेडियो के प्रसारण को बताइए। यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन, डिस्क्राइब द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रेडियो इन कॉलोनियल इंडिया। आपको इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है। इसमें पूछा दो चीज गया है। पहला, रेडियो प्रसारण यानी कि रेडियो से लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचती है, इसका ब्रॉडकास्ट कैसे किया जाता है, और इसको लेकर कब शुरुआत की गई, इसका पूरा प्रोसीजर बताना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा गया कि औपनिवेशिक भारत में, दैट मीन जब भारत ब्रिटिश कॉलोनी था, यानी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, उस टाइम पर रेडियो की शुरुआत कैसे हुई, इसका ब्रॉडकास्ट कैसे किया गया। इसको घुमाकर पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के गठन का नेतृत्व करने वाली घटनाओं की जांच कीजिए, यानी कि
एग्जामिन द डेवलपमेंट्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो ब्रॉडकास्ट करती है, यानी कि लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचाती है रेडियो के द्वारा। तो मेन काम इसी कंपनी का होता है सूचनाओं का पहुंचाना, यानी कि ब्रॉडकास्ट करवाना। जैसे आज हम कहते हैं भाई जियो सिनेमा पे, हॉट स्टार पे, अमेजन प्राइम पे मूवीज आने वाली है, क्रिकेट मैच आने वाला है, तो ये कैसे आने वाला है, इसको ब्रॉडकास्ट करवाया जाता है। तो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स खरीदे जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई नई मूवी आने वाली है, तो उस मूवी को मान लो अमेजन प्राइम ने खरीद लिया कि ये मूवी सिर्फ मेरे ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाएगी सबसे पहले। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि मेरे द्वारा इसको चलाया जाना या एक कंपनी के द्वारा इसको दिखाया जाना, लोगों तक पहुंचाया जाना। तो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स लिए जाते हैं। ये कब से शुरू हुआ ये हम जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, रेडियो प्रसारण यानी कि जो रेडियो का ब्रॉडकास्ट है, ये संचार का माध्यम है। संचार मतलब जन जन तक, लोगों तक बातें पहुंचाना। अब उसका मीडियम जो भी हो, क्वेश्चन में पूछा गया है रेडियो, तो आपको रेडियो का बताना है। जैसे कि रेडियो के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ऑडियो सॉन्ग सुन सकते हैं, हम न्यूज सुन सकते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं रेडियो चैनल पे, हम इन सबको सुन सकते हैं। तो अधिक लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए इसको यूज किया जाता था। और पहले तो कोई टेलीविजन, सोशल मीडिया था नहीं, तो उस टाइम पे रेडियो का बोलबाला हुआ करता था। तो औपनिवेशिक भारत में जब भारत गुलाम हुआ करता था, उस टाइम पे भारत के अंदर रेडियो ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाया अपना, भारत तक लोगों तक बात पहुंचाने में। अगर पहली बार देखा जाए तो भारत के अंदर रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी 1927 कोलकाता के अंदर, और यहीं से न्यूज, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और एजुकेशन की न्यूज लोगों तक पहुंचा करते थे। ये जरूरी था, 1927 में पहली बार ऐसा हुआ, कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई, ये आपको ध्यान रखना है। एंड रेडियो प्रसारण का मतलब क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। इसका सीधा मतलब होता है वायरलेस ट्रांसमीटर, कि बिना तारों के किसी भी जानकारी का सुनने के लिए प्रसार करना। मोबाइल फोन के अंदर रेडियो सुन सकते हो, उसमें कोई तार तो लगी होती नहीं है, ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। ये तो वहां से एक जो तरंगे आती है वो इसको सिग्नल देती है, कनेक्ट करती है, देन ये ब्रॉडकास्ट होता है और लोग इसको सुन पाते हैं। तो बिना तारों के वायरलेस होता है, ये लोग इसको सुन पाते हैं, वायरलेस ट्रांसमीटर इसको कहा जाता है। औपनिवेशिक भारत में रेडियो का प्रसारण कैसे हुआ, तो हम सब ये जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और गुलामी के ही टाइम पे भारत के अंदर रेडियो की शुरुआत की गई। तो 1923 में रेडियो क्लब बनाया गया एंड इसके बाद जून 1924 में मद्रास और मुंबई में 2.5 घंटे तक पहली बार ऐसा हुआ कि प्रोग्राम चलाया गया रेडियो प्रसारण का, यानी कि ब्रॉडकास्ट किया गया। आप देख सकते हो ये जगह है यहाँ पे, यहीं से सबसे पहले चलाया गया था, मुंबई और मद्रास में खोला गया था ये। एंड इसके बाद इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि IBC के एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो कलकत्ता और मुंबई में जितने भी रेडियो स्टेशन है इन सबको ये रेगुलेट करेगा। यानी कह सकते हो कि कोलकाता और मुंबई में पहली बार रेडियो स्टेशनों को बनाया गया, इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और यहीं से पहली बार भारत के अंदर रेडियो को सुना जाने लग गया। और आगे चलकर इस टाइम के जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन ने 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन का उद्घाटन भी कर दिया। 1927 से मुंबई में आ चुका था, यानी कि 23, 24, 25, 26 ये जो बीच का जो टाइम है, इस टाइम के दौरान धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपको बताना है। अब हम बात करते हैं भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के गठन का नेतृत्व करने वाले कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम है, यानी कि ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जो फॉर्मेशन करते हैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का, जो पूरे भारत के अंदर ब्रॉडकास्ट करती है रेडियो का। तो हम जानते हैं सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी है इसको 1926 में प्रसारण करने के लिए ही बनाया गया था। और रेडियो, टेलीविजन में जो भी प्रसारण होता है, टीवी पे जो भी कुछ दिखाया जाता है, ये सब कुछ दिखाने का काम होता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का। इसी के पास सारे राइट्स होते हैं, यही राइट्स के थ्रू ये सब कुछ दिखाता है। ये सब कैसे बना चलिए जानते हैं। सबसे पहले रेडियो की शुरुआत हमने भी देखा 1923 में हुई, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग का पहला कदम 1923 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया गया था। कलकत्ता में एक स्थानीय स्टेशन की शुरुआत की गई थी और अलग अलग भागों में सुनाया भी गया था लोगों तक। सबसे पहले 1923 में कलकत्ता में इसकी शुरुआत की गई और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस दिया गया और 1927 में इसकी शुरुआत कर दी गई। यानी कि जो भी लाइसेंस ले लेगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से, कलकत्ता और मुंबई में रेडियो स्टेशन की स्थापना करने के बाद वो अपनी खुद की रेडियो भी चला पाएगा। और इस तरीके से कह सकते हैं कि वायसराय के द्वारा लाइसेंस दे देने के बाद इरविन ने 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन की स्थापना कर दी और इसके बाद भारत के अंदर रेडियो का प्रसार यानी ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो गया। तो भारतीय राज्य प्रसारण का जो सेवा है वो 1 अप्रैल 1930 को श्रम और उद्योग विभाग यानी कि जो डिपार्टमेंट था, लेबर एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इसने अपने हाथ में ले लिया। अब रेडियो का ब्रॉडकास्ट करने का कंट्रोल अब इसके हाथ में आ चुका है और इसने IBC को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के रूप में भी जाना जाने लग गया इस टाइम से। और 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया, AIR, और आज इसका नाम यही है। रेडियो से जन समर्थन मिलने लग गया 30 और 40 के बीच में और 1930 और 1940 का टाइम वो टाइम रहा जब जन समर्थन भी मिला, लोगों तक आवाज भी पहुंची और ये सब कुछ हो पाया रेडियो की वजह से। तो ये सारे इंसिडेंट है, ये सारे इवेंट्स हैं जो एक एक करके रेडियो का मजबूत बनाते चले गए और ब्रॉडकास्टिंग एक एक करके भारत में मुंबई, कोलकाता से लेकर पूरे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट भाग में होने लग गया। इवोल्यूशन के रूप में बता सकते हैं हम कि रेडियो ने औपनिवेशिक काल के अंदर लोगों को जगाने में योगदान दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक और लाइसेंस मिल जाने के बाद ब्रॉडकास्ट करने लग गए लोग और भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जब बन गई तो इससे रेडियो को काफी मजबूती मिली और एक एक करके जानकारी पहुंची। तो भारतीय इतिहास में रेडियो का विकास एकाएक नहीं हो गया, इसमें टाइम लगा, बट सिस्टमेटिक वे में कंटिन्यूटी के साथ ये होता रहा और इस तरीके से भारत में ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का जब गठन किया गया, जब इसको बनाया गया तो भारत के अंदर रेडियो का प्रसारण हुआ। तो
तो आपको इसमें 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले 1923 में रेडियो क्लब बनाया गया और 1924 में 2.5 घंटे का प्रोग्राम चलाया गया था मद्रास और मुंबई में। एंड इसके बाद इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो IBC बनी, इसके द्वारा ही सबसे पहले भारत के अलग अलग भागों में कोलकाता और मुंबई से रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत कर दी गई और इसको लेकर अलग अलग इवेंट्स हुए जिससे कि रेडियो का डेवलपमेंट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है FM रेडियो का उदय एवं मीडिया का दुरुपयोग और स्वायत्ता की खोज का वर्णन कीजिए। यानी कि डिस्क्राइब द राइज ऑफ FM रेडियो एंड द मिसयूज ऑफ मीडिया एंड द कॉस्ट फॉर द ऑटोनॉमी। आपको इसमें ये बताना है कि FM रेडियो का ओरिजिन कैसे हुआ, मीडिया का मिसयूज कब हुआ है और आखिर इसकी स्वायत्ता मतलब होता है इसकी ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम, ये अपने आप सब कुछ कर सके, कोई रोक टोक ना हो। तो इन 3 चीजों के बारे में आपसे इस एक क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले आपको बताना है इंट्रोडक्शन। जैसे हर क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ, रेडियो दुनिया का सबसे पुराना और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सबसे पहला एक ऐसा रेडियो सोर्स है जो लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता है। इसकी शुरुआत या इसका ओरिजिन 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही हो गया था, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, जो हमें न्यूज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, अलग अलग इंफॉर्मेशन के बारे में सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता है। FM रेडियो का जो ओरिजिन है भारत के अंदर देखा जाए तो 1999 तक भारत में ऑल इंडिया रेडियो AIR इसी वर्ड का यूज किया जाता था और यही भारत के लिए एक रेडियो का वर्क कर रहा था। FM जो है इसका फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और इसके द्वारा तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही जो आपके पास सूचनाएं पहुंचती है ब्रॉडकास्टिंग होकर, ये उसके बारे में बताता है। तो भारत में 1947 जब भारत आजाद हो रहा था उस टाइम तक भारत में रेडियो के सिर्फ 6 स्टेशन हुआ करते थे। ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक स्टेशन से ही ब्रॉडकास्ट होता है पूरे भारत के अंदर रेडियो, तो स्टेशन को बढ़ाना था। तो पहले स्टेशन सिर्फ 6 हुआ करते थे, लेकिन अब इतने स्टेशन भारत के अंदर है कि रेडियो भारत का 98% जो हिस्सा है ये कवर करता है। तो इस तरीके से भारत के अंदर रेडियो का ओरिजिन हुआ है। आजादी से पहले का घटना हमने पिछले वाले में पढ़ा और अभी हमने देखा कि 1999 तक भारत में सभी जगह पर रेडियो का ओरिजिन हो चुका था। एंड मीडिया का दुरुपयोग कब हुआ है ये देखते हैं हम। मीडिया जब अनैतिक काम करने लगे, यानी कि कोई ऐसा काम जो इमोरल हो, वो एथिक ना हो एंड सच्चाई का साथ ना दे, जनता को तो समझ लो कि मीडिया का मिसयूज हो रहा है। और ऐसा कब हुआ है सबसे पहले बताना है आपको 1975 में, जब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया, तो इस टाइम पे ऑल इंडिया रेडियो का मिसयूज किया गया। 9 सितंबर 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक भाषण दिया गया रेडियो पे, और उस भाषण में इन्होंने क्या कहा कि जब तक कोई सरकारी सेवा में है तो सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए वो मजबूर है। अगर पालन नहीं करना तो रिजाइन कर दो, इस्तीफा दे दो, अगर सरकार की नीतियों से आप सहमत हो या नहीं, लेकिन अगर आप पालन नहीं करते हो तो आप रिजाइन कर सकते हो। और ये कह के इन्होंने कहा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि रेडियो के ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया था। सेकंड पॉइंट क्या है कि सरकार ने रेडियो टेलीविजन पर कई रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, जैसे सेंसरशिप हो गया, क्योंकि उस टाइम के जो सूचना और प्रसारण मंत्री थे ये विद्याचरण सुख, इन्होंने सेंसरशिप लगाकर कहा कि जो भी विचारे हैं, जो भी आइडियाज या जो भी न्यूज है, टेलीविजन पे गवर्नमेंट के द्वारा जो कहा जाएगा वही ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। यहीं से सेंसरशिप की शुरुआत हुई, यानी कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि इमरजेंसी के टाइम पे सेंसरशिप का यूज किया गया। और विद्याचरण सुख जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री थे, यानी कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने साफ कहा कि रेडियो का मेन मकसद होता है जनता तक सिर्फ सरकार की इंफॉर्मेशन देना, ना कि डिबेट करवाना, ना कि उस पर बहस करवाना। ये रेडियो काम नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि रेडियो को सरकार ने कंट्रोल कर लिया था। AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के इंदिरा गांधी और उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों की वजह से लोगों का विश्वास तक उठ गया, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो का यूज चुनाव के समय इंदिरा गांधी जी कर रहे थे इलेक्शन के दौरान प्रचार करने के लिए, जिससे कि मीडिया यानी कि रेडियो का भी सरकारी नियंत्रण हो गया। तो इस टाइम में मिसयूज किया गया भारत की आजादी के बाद, और आजादी के पहले अंग्रेजों के द्वारा किया गया जब उन्होंने सेंसरशिप लगाया और रेडियो में ब्रॉडकास्ट करने का राइट अंग्रेजों के पास ही था, और भारतीय मीडिया रेडियो स्वतंत्र नहीं थे सभी चीज को दिखाने के लिए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ही अंग्रेज दिखाया करते थे, अच्छे बातें, बाकी गलत धारणाओं को वो नकार दिया करते थे, जिससे कि लोग भड़के ना और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े ना हो। यानी कि आजादी से पहले अंग्रेजों ने और आजादी के बाद भारत की सरकार ने एक टाइम पे मिसयूज किया। एंड स्वायत्ता की खोज, स्वायत्ता मतलब जो ऑटोनॉमी है, इसकी खोज कैसे हुई? ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? रेडियो का जो फ्रीडम है, जो उसकी आजादी है, इसके लिए क्या कदम उठाए गए? सबसे पहले आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो मिसयूज किया गया, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार हटी तो नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनती है और इसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे रेडियो हो गया, इसकी ऑटोनॉमी को जीवित रखने के लिए, सही रखने के लिए इसने वचन दे दिया, प्रॉमिस भी किया। और इसी के साथ से 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, तो मास मीडिया के दुरुपयोग पर एक कोरा कागज लिखते हुए उन्होंने बताया कि अखबार के एक अनुभवी एडिटर, चीफ एंड एडिटर है ये BC वर्गीस,
वर्गीस। तो बीजी वर्गीस को यह जिम्मा सौंपा गया कि आपको ये पता लगाना है कि स्वायत्तता यानी कि न्यूज़पेपर की या रेडियो की, इनको ये कहा गया कि डिजिटल मीडिया जैसे कि रेडियो की जो ऑटोनॉमी है आखिर हम कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है ये पता लगाइए। इनको ये काम सौंपा गया और ये काफी एक्सपीरियंस्ड वाले थे, तो बीजी वर्गीस को ये काम दिया गया और इन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के अंदर जो ऑटोनॉमी है ये AIR यानी कि रेडियो और दूरदर्शन को अगर हम पूर्ण स्वायत्तता दे दे, यानी क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ये सब कुछ उनके पास होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि उनको ऑटोनॉमी मिल जाएगी और सरकार का कोई दबदबा नहीं रहेगा इसके ऊपर। और इस तरीके से स्वायत्तता मिली सरकार की तरफ से रेडियो और दूरदर्शन भारत का सरकारी चैनल भी बना। तो इस तरीके से आकाश भारती और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट इनकी स्थापना करी गई, जिसका काम था एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में काम करना और इस चीजों के ध्यान रखना जिससे कि लाइसेंस के द्वारा ये सब चीज चल सके लेकिन इनके ऊपर कोई कंट्रोल ना बना सके। तो ये सारे काम किए गए आजादी के बाद नेशनल ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट बना के और आकाश भारती बना। तो ये बताना आपको इसके अंदर किस तरीके से ऑल इंडिया रेडियो का मिसयूज भी किया गया। जब आगे चल के कंडीशन ठीक हुई तो इसके लिए अलग नियम बना दिए गए ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, एंड जो इसकी ऑटोनॉमी है, पावर है, जो इसकी फ्रीडम है, ये भी सिक्योर रहे, इसका ध्यान रखा गया और इसके लिए अलग से नियम बना दिए। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के 3 दशकों तक, 3 दशक का मतलब होता है 30 सालों तक, हिंदी फिल्म में दर्शाए गए लैंगिकता और राष्ट्रवाद के बीच संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जब भारत आजाद हो गया था उस टाइम में लगभग 30 सालों के दौरान हिंदी फिल्म के दौरान ऐसी कौन सी हिंदी फिल्म बनी है जिसके अंदर जेंडर यानी कि सेक्सुअलिटी और राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म के बीच में रिलेशन दिखाया गया हो और लोगों को जागरूक किया गया हो इन मुद्दों को लेकर, यानी कि सोशल इश्यूज को लेकर, महिलाओं और देश से प्रेम को लेकर, यानी कि एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड नेशनलिज्म एज रिप्रेजेंटेड इन हिंदी फिल्म्स ड्यूरिंग द 3 डिकेड्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो जेंडर और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको बताना है इस पूरे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को घुमाकर इस तरीके से भी दिया जा सकता है, आजादी के बाद 1980 के दशक तक के सिनेमा की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द सिनेमा आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1980s, यानी कि 1980 तक। अगर आप देखा जाए तो मान लो 1947 में भारत आजाद हुआ और हम मान लेते हैं कि 1950 से लेकर 1980 तक लगभग 30 साल का टाइम है ये। तो 30 साल में ऐसी कौन कौन सी मूवीज बनी है इंडियन बॉलीवुड के अंदर जो रिप्रेजेंट करती है जेंडर और नेशनलिज्म को, जेंडर को दिखाती है और नेशनलिज्म को बताती है, यानी कि महिलाओं के मुद्दे को भी दिखाती है। और ऐसी ऐसी फिल्में बनती चली गई और इससे भारतीय सिनेमा का विकास भी हुआ है। दोनों क्वेश्चन सिमिलर है बट घुमा कर दिया जाता है आपको, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको मैं दोनों तरीके बता देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम कि पहले के 3 दशकों में सिनेमा को राष्ट्रीय संस्कृति का दर्जा दिया गया, यानी कि नेशनल कल्चर का, क्योंकि इसने भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट किया और औपनिवेशिक काल यानी जब भारत गुलाम हुआ करता था उस काल के दौरान जो भारत पे अत्याचार किया जा रहा था उससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस इंडियन सिनेमा के अंदर उठाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें हमारे साथ हुई है, हमने इन सबको झेला है और उन कल्चर की आलोचना की गई जो अंग्रेजों ने हम पे थोपा था। तो इसमें 2 मुद्दा उठाया गया, पहला जेंडर का जिसको लैंगिकता या सेक्सुअलिटी या जेंडर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जेंडर का मतलब देखो महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करना। दूसरा, भारत के अंदर होमोसेक्सुअलिटी वाला मुद्दा भी उठता रहता है जिसको समलैंगिकता कहा जाता है, यानी कि सेम सेक्स के लोग भी मैरिज कर सके। भारत के अंदर ये मुद्दा उठता रहता है, तो क्या ये सही है या गलत है? इसको लेकर भी कई सारे मूवीज वगैरह बनी है, ये हम आगे देखेंगे अभी। एंड राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म, देश के लोगों के अंदर समुदाय यानी कम्युनिटी को लेकर, अपनी कल्चर, लैंग्वेज और एथनिसिटी को लेकर, देश से प्रेम को लेकर भावनाएं जगाई जाती है जिससे कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगे और वो अपने देश की फ्रीडम, सिक्योरिटी, यूनिटी को लेकर एक साथ खड़े हो। तो नेशनलिज्म को लेकर भी कई सारे भारत के अंदर मूवीज बनी है। तो पहले हम बात करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन की, लैंगिकता और राष्ट्रवाद यानी कि जेंडर एंड नेशनलिज्म। देखिए हिंदी फिल्मों में लैंगिकता और राष्ट्रवाद के बीच में संबंध रहा है और उस समय की जो भी आकांक्षाएं रही है, जो चिंताएं रही है और जो भी सामाजिक समस्याएं रही है, जो सोशल इश्यूज रहा है, इन सबको मूवीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया और समाज के अंदर मूवी का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी ताजा एक मूवी आई है जवान, उसने सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला, लोग पॉलिटिक्स के ऊपर आवाज उठाने लग गए, काफी जागरूक हुए। तो ऐसी मूवी लोगों को अवेयर करती है। तो उस टाइम भी ऐसी कई सारी मूवीज बनी है, हम उनके बारे में क्या बात करेंगे। हम देखिए हिंदी फिल्मों में लैंगिकता और राष्ट्रवाद के बीच क्या अच्छा संबंध रहा है, जेंडर और नेशनलिज्म को लेकर कौन कौन सी मूवीज बनी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में, यानी कि अर्ली ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, रूढ़िवादी जो मूल्य थे, रूढ़िवादी मतलब जो कंजर्वेटिव सोच थी लोगों की कि भाई महिलाओं को ये नहीं देना चाहिए, लड़कियों के साथ ये नहीं करना चाहिए, सिर्फ पुरुषों को ये देना चाहिए, लड़कों को ज्यादा महत्व देना, लड़कियों को कम महत्व देना। तो जो रूढ़िवादी सोच थी, जो पुरानी सोच कह सकते हो, रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है? जो पुरानी सोच है, जो कस्टम चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशन, जो परंपराएं चले आ रही हैं, उनके ऊपर अटैक किया गया
ताकि जेंडर इक्वलिटी स्टेब्लिश किया जा सके। अगर आप देखोगे तो पहली मूवी राज कपूर और नरगिस के द्वारा एक मूवी बनाई गई थी बरसात 1949 में। वैसे तो ये मूवी रोमांटिक थी बट इसके अंदर भी सोशल इश्यूज को दिखाया गया था। एंड इसके बाद दीपा मेहता के द्वारा एक डायरेक्ट की गई थी मूवी जिसका नाम था फायर, 1996 में बनाया गया था। और ये फिल्म समलैंगिकता को लेकर था, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर था कि सेम सेक्स के लोग विवाह कर सके, उनको भी शादी करने का अधिकार है। तो हिंदी मूवी में जेंडर का मुद्दा उठाया गया है। और ऐसे और भी जो मूवीज है जिसके अंदर महिला और पुरुष की इक्वलिटी की बात की गई हो, महिला को प्रॉपर्टी में राइट्स देने की बात की गई हो, अगर आपको कोई मूवी का नाम याद है तो आप इसमें लिख सकते हो। बहुत इजी आंसर है ये। तो कोई ना कोई आपने मूवी देखी ही है या आपने नाम भी सुना है। जैसे भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाता जा रहा था तो उस टाइम पे नेशनलिज्म का भी मुद्दा उठता जा रहा था। जनता में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कई सारे मूवीज बनी। जैसे महबूब खान ने एक मूवी बनाई थी मदर इंडिया 1957 में। इस मूवी के अंदर महिला को नायक दिखाया गया कि महिला भी सब कुछ कर सकती है, महिला भी लड़ सकती है। तो यहाँ पे जेंडर भी आ गया प्लस नेशनलिज्म भी आ गया। तो दोनों का मुद्दा इस मूवी के अंदर उठ गया, मदर इंडिया का मूवी। तो ये दोनों मुद्दे एक मूवी मदर इंडिया में कवर भी हो गए। मातृभूमि से जुड़ाव भी दिखाया गया, बलिदान भी दिखाया गया। एंड इसके बाद जेपी दत्ता की मूवी आई थी बॉर्डर 1997 में। शायद ही ऐसा कोई बंदा हो जिसने मूवी ना देखी हो। बॉर्डर जो सनी देओल की मूवी है, चिट्ठी आते हैं फेमस सॉन्ग भी है। तो इस मूवी के अंदर भी भारतीय जो सैनिक है उनके संघर्षों को दिखाया गया, उनकी बहादुरी को दिखाया गया, उनके बलिदान को बताया गया है। और इस फिल्म ने भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाई और भारतीय लोगों में एकता पैदा करी, यानी कि यूनिटी दिखाई। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऐसे कई सारे मूवीज भारत के अंदर बनी हुई है। एग्जाम्पल के लिए तो आपको मैं एक दो मूवी का नाम बता रहा हूँ। एंड इसके बाद आजादी के बाद 1980 के दशक तक भारत के अंदर सिनेमा का विकास अब ये कैसे हुआ ये देखना है आपको। क्वेश्चन में ये अलग से पूछा भी गया है, जो मैंने आपको और में बताया उसके अंदर स्पेशली यही बताया गया है आपको। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहला है स्वर्णिम, मतलब होता है गोल्डन एज। देखो भारत का जो गोल्डन एज रहा है वो 30 सालों का। इस 30 सालों में भारत के अंदर कौन कौन सी मूवीज बनी है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं 1950 से लेकर 60 तक का, यानी कह सकते हो कि 50 का जो दशक है, दशक के अंदर 10 साल आता है। अगर मैं 1950 का दशक कहूंगा तो 10 साल, यानी कि 1950 से लेकर 1960 तक ऐसी मूवीज बनी जिसमें सामाजिक मुद्दे को दिखाया गया, सोशल इश्यूज को दिखाया गया। जैसे एक मूवी बनी प्यासा 1957 के अंदर, कागज के फूल 1959 में, मेरे महबूब 1963 के अंदर। ऐसी फिल्में रिलीज हुई जो रोमांटिक तो थी बट सोशल इश्यूज को दिखाया गया कि महिला को क्या दिक्कत आती है, कितने रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाए जाते हैं। ऐसी ऐसी मूवीज इस टाइम बनी हुई है। एंड 60 के दशक में, यानी कि 60 से लेकर 70 तक, इस दौरान भी जो मूवीज बनी है उसके अंदर भी रोमांटिक स्टोरीज एंड प्रेम को लेकर क्या क्या बाधाएं आती है ये बताया गया। जैसे है मेरा साया 1966 के अंदर, आराधना 1969 में और कथी पतंग 1970 के अंदर। एंड सिनेमा ने अपनी भूमिका तो मजबूती से निभाया नो डाउट, और कई सारे मूवीज भी बनाया है। तो ये हो गया सेकंड स्टेज। एंड थर्ड आता है 1970 से लेकर 1980 का स्टेज। तो ये जो 70 का जो दशक है हमारे पास, इस शतक के अंदर सामाजिक इश्यूज भी उठाए गए, लिटरेसी की बात भी की गई इसके अंदर, एंड संगीत की भी बात की गई। जैसे मेरे हमसफर 1970 में आई, मौसम 1975 में, मिलन 1972 के अंदर। तो सिनेमा ने जनता के सामाजिक मुद्दों को उठाया इन सभी मूवीज के द्वारा। आप इनमें से कोई सी भी एक दो मूवीज का नाम याद कर लेना ताकि इन पॉइंट्स के अंदर आप डाल सको। एंड 80 के टिकेट्स, यानी कि 1980 से लेकर 1990 का जो टाइम रहा, इस टाइम तक सिर्फ सामाजिक इश्यूज नहीं, इस टाइम तक समाज, राजनीति यानी सोशल, पॉलिटिकल, अप्रवासी जो रिफ्यूजीज वगैरह हुआ करते, जो एक देश से छोड़कर भारत के अंदर आके बस गए, जो भारत के ही एक राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में जाके बस गए, एंड फैमिली के जो इश्यूज वगैरह होते थे। तो ऐसे कई सारे इश्यूज उठाए गए 1980s के डिकेड्स में। और इसको लेकर जो मूवी बनाई गई, दीवार 1975 में बनी, मुगले आजम 1983 में बनी, कर्म 1986 में बनी। तो ये ऐसी मूवीज रही जो सोशल, यानी कि महिला पुरुष के बीच में इक्वालिटी को लेकर, पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर, रिफ्यूजीज को लेकर एंड फैमिली को लेकर ये मूवी बनाई गई, जो कि टोटली सोशल इश्यूज पे बनाई गई थी। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि 1980 का जो डिकेड रहा है, इस डिकेड्स के अंदर हिंदी सिनेमा ने काफी विकास किया अपना। इसके अंदर जेंडर और नेशनलिज्म, इन दोनों इश्यूज को उठाया गया है। सिनेमा के माध्यम से समाज पर बहुत गहरा प्रभाव डाला जा सकता है और सिनेमा ही समाज की सोच को बदल सकती है। इसलिए सिनेमा का बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पर, और ये जरूरी भी है। इसलिए सिनेमा को ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, और सालों साल लग जाता है एक मूवी बनाने में, इसलिए मूवीज को देखना भी अच्छा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस तरह की मूवी पसंद है जो देखने में आपको मजा आता है। मुझे तो भाई मजा आता है एक्शन मूवी देखना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी मूवी देखने में मजा आता है। खैर, हिंदी सिनेमा ने देशभक्ति और जेंडर जैसे इक्वलिटी जैसे मुद्दे को उठाने के लिए कई सारी मूवीज बनाई है और लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जगाई भी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल मीडिया क्या है। डिजिटल मीडिया के प्रभावों का वर्णन कीजिए, यानी कि व्हाट इज डिजिटल मीडिया, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ डिजिटल मीडिया। आपसे दो चीज पूछा गया है। पहला आपको बताना है कि डिजिटल मीडिया है क्या, दूसरा इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। अब देखो, जिस भी चीज के इफेक्ट देखोगे आप तो वो दो तरह के इफेक्ट होते हैं। किसी भी चीज का निकाल लो आप, पहला होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। तो आपको इसके दोनों इफेक्ट्स बताने होंगे। पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। देखो, डिजिटल मीडिया के अंदर कौन कौन से मीडिया शामिल है। जैसे आज हम देखेंगे तो जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है वो न्यूज़पेपर का है, मैगजीन्स का है, एंड पोएम्स स्टोरीज का है, कहानियों का है, आर्टिकल्स वगैरह का है, रेडियो का है। ये तो
बहुत लंबे टाइम चला आ रहा है, लेकिन आज डिजिटल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप घर बैठे दुनिया की किसी भी जगह की आप नॉलेज या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, और ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के बदौलत। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया आज एक वेपन बन चुका है एक इंसान के लिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका पॉजिटिव वे में यूज करो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, या आप किसी को मारने के लिए यूज करो। तो आप किसी को मार तो नहीं पाओगे, आप खुद मर जाओगे, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज करने का मतलब ये भी है कि आपको उसको सही से यूज करना है, वरना आपका ये टाइम इतना खाएगा कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। कई लोगों ने बर्बाद करी है अपनी जिंदगी सोशल मीडिया पे। भाई सब कुछ सोशल मीडिया नहीं है ना, सोशल मीडिया से पहले आपका करियर भी तो है, लेकिन आज लोग अंधाधुंध तरीके से लगे पड़े सोशल मीडिया पे। खाते पीते नहाते धोते सब जगह पे उनको आज फोन चाहिए। पहले भाई गलियों में खेला जाया करते थे, मेरे को तो खूब मजा आता था। मैं तो आज के बच्चों को देखता हूँ भाई, वो गली में तो जाते ही नहीं है, घर में रो रहे हैं, फोन पकड़ा दो आराम से चुप बैठ के फोन देखने लग जाएंगे। उनको पता ही नहीं दुनिया में आगे पीछे कौन बैठा है उनके पास। भाई जो है फोन है, रील्स देखते रहेंगे मजे से। भाई यही तो होता है आजकल, क्या हो रहा है ना। तो डिजिटल मीडिया जो है इसका मीनिंग क्या है? देखो, इंटरनेट का यूज करते हुए सोशल मीडिया का यूज करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करना, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। तो ये सब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे दुनिया भर के लोग हैं जो अपने थॉट शेयर कर रहे हैं, अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं, और लोगों के बारे में जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोसाइटी को वो एक तरीके से अपने घर में बैठे ही देख पा रहे हैं। वो गूगल जैसे प्लेटफॉर्म से दुनिया की किसी भी चीज की नॉलेज आप ले सकते। तो कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही यूजेस हैं, जो भी हम आगे देखेंगे। ब्लॉग्स हो गया, ब्लॉग्स के द्वारा क्या होता है, एक बंदा अपनी आर्टिकल्स लिखता है अपने ही खुद के लैंग्वेज में, और वो गूगल पे पब्लिश करता है। वेबसाइट्स बनाकर आप अपने आर्टिकल्स छाप सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आप चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप अपने थॉट शेयर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया, इंटरनेट का यूज करते हुए हम अपने बातों को, अपने विचारों को जो शेयर करते हैं, तो इसी को डिजिटल मीडिया कहा जाता है। इंटरनेट के द्वारा करते हैं जो भी काम हम घर बैठे कर सकते हो, कहीं जाना नहीं है आप। तो अब हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया के इफेक्ट क्या पड़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ डिजिटल मीडिया। मैंने आपको बताया कि दो इफेक्ट है, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। पॉजिटिव की बात करें तो समाचार और जागरूकता फैलाने में ये काम आता है। किसी भी तरह की न्यूज हो, जो कभी घटना कहीं घट जाए तो तुरंत हमें पता चल जाएगा, दुनिया के चाहे किसी भी कोने में घटना घटी हो। इससे लोग जागरूक भी होते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? अगर इसी बीच कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, मान ले भाई कोई कह दे कि भाई एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी को मारने आ रहे हैं, तो भाई ऐसे में क्या होगा? भाई ये कम्युनिटी भी तैयार हो जाएंगे इसको मारने के लिए, जबकि कोई कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन मीडिया ने ये गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में ही लड़ जाएंगे, यानी गलत जानकारी लोगों के लिए बहुत हानिकारक होगी। ये जहर और परमाणु बम के समान है भाई। देखो, आजकल सारा खेल इन्फॉर्मेशन का है। आपको क्या लगता है कि आप वोट खुद डालने जाते हो? भाई आपसे वोट डलवाया जाता है, आपको आगे से इन्फॉर्मेशन ही ऐसी दी जाती है कि आप उसके फेवर में हो जाते हो। सही और गलत का अंतर करना आज बहुत जरूरी है। देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाएगा आपको गूगल पे। एक गूगल कीजिए, पहले उसकी सच्चाई जानिए, देन उस पर बिलीव कीजिए। अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना आज के टाइम पे, क्योंकि आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम पे गलत इन्फॉर्मेशन हवाओं की तरह बह रही है यहाँ पे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? विश्वास और एकता बढ़ाने में। देखो, अगर न्यूज पॉजिटिव है तो लोगों का विश्वास उस पर होगा और लोग यूनाइट होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, समझेंगे। लेकिन अगर वहीं पे पर्सनल डेटा को बेच दिया जाए तो आपकी जो पर्सनल डेटा है वो कहीं ऐसे बंदे पे ना चला जाए जो उसको मिसयूज कर सकता है। जैसे आधार कार्ड से ओटीपी डाल के पैसा निकाल लेना, पता भी नहीं चलता भाई किसी को, कुछ भी मिसयूज हो सकता है। पर्सनल डेटा को, प्राइवेसी जो है आपका, वो कहीं शेयर नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है पॉजिटिव का? शिक्षा और सीखने में। देखो, आज आप यूट्यूब से इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशनल पर्पज के लिए यूट्यूब का यूज कर रहे हो, और आज पूरी दुनिया के अंदर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशनल फील्ड के लिए बहुत बेटर है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट वहीं और भी सोशल मीडिया है जहाँ से आप सीख सकते हो। आपको मोटे मोटे बुक्स अब अपने पास नहीं रखना होता, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, एक गूगल करो, चुटकी में निकल कर आ जाता है। तो एजुकेशनल फील्ड के लिए, कुछ सीखने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आज सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट सोशल मीडिया का इम्पैक्ट नेगेटिव भी पड़ता है। नेगेटिव इम्पैक्ट देखोगे आप, मान लो आप सोशल मीडिया पे हद से ज्यादा टाइम दे रहे हो, आप उससे कनेक्टेड हो, दिन हो रात तो हमेशा बस फोन 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 फोन, तो इससे क्या होगा? आपको एडिक्शन हो जाएगा। देखो, किसी भी चीज का एडिक्शन बहुत खराब होता है। अब वो चाहे नशा हो, अब वो नशा चाहे फोन का हो या अल्कोहल या दारू वगैरह का, सिगरेट पीने का हो, नशा तो खराब ही होता है। इसलिए सोशल मीडिया का यूज वहीं तक हो जो आपके लिए सही हो। अब ऐसा थोड़ी कि हर दिन आपको रील्स देखना ही देखना है। अब एक बार रील्स आपने चालू कर लिया 5 मिनट के लिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1.5 घंटे कब बीत गए, ऐसे दिन निकल जाता है। भाई एक इंसान ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटा अपने फोन पे दे रहा है वो, और कई लोग तो 7 से 8 घंटा भी दे रहे हैं। सोने टाइम हम बिस्तर के अंदर घुस जाएंगे, फोन लेके चले जाएंगे, इससे हमारी आईज काफी वीक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। मनोरंजन के लिए पॉजिटिव पॉइंट के अंदर
देखोगे आप तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा साधन है सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया। हम घर में बैठे बैठे पक भी तो जाते हैं, हमें अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, हमें कोई मूवीज देखना है, कोई सॉन्ग सुनना है, तो डिजिटल मीडिया के रूप में सबसे अच्छा सोर्स है एंटरटेनमेंट के लिए आज सोशल मीडिया। हम ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए हम मूवीज देख सकते हैं, जैसे जो अमेजन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। तो इन सब के द्वारा हम एंटरटेन भी हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट क्या है? ऑनलाइन यौन उत्पीड़न। देखो, महिलाओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करना, मिसयूज करना उनके डेटा को, डीपफेक जैसा सिस्टम आज आ गया, एआई टूल्स का यूज करके किसी का भी चेहरा बिगाड़ देना, किसी का भी चेहरा बिगाड़ कर किसी और का चेहरा लगा देना, और इससे आपकी प्राइवेसी खतरे में आ जाती है। आजकल आपने मीडिया में सुना होगा कि किसी के भाई हेड हटाकर किसी और का चेहरा लगा दिया और न्यूड फोटो शेयर कर दिया। तो इन न्यूडिटी की वजह से क्या होता है? किसी का जो प्राइवेसी है खतरे में आ जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, यानी कि फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। देखा जाए तो आपको बिल्कुल आजादी है अपनी बात रखने के लिए। आप राइट टू स्पीच है आपके पास, आप अपनी बात को खुल के रखिए, सरकार की तारीफी कीजिए, या सरकार की नीति गलत है तो उसकी आलोचना भी कर सकते हो। यानी कि फ्रीडम है, आपको मिलता है सोशल मीडिया पे जो मन चाहे आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टीवी का। टीवी में आप अपने मर्जी से नहीं देख सकते, टीवी जो दिखाएगा आपको वही देखना होगा। लेकिन सोशल मीडिया में आपको जो मन करेगा आप वो देख सकते हो। अगर ऐड भी आ रहा है तो ऐड भी स्किप करने का ऐड आता है भाई यूट्यूब के ऊपर, मन चाहे तो उसकी स्किप कर दो या पूरी ऐड देख लो। यानी कि सोशल मीडिया आपके कंट्रोल में है, और टीवी देखते हो तो आप टीवी के कंट्रोल में हो। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? तो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आज इसमें आपको स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है, और आपके पास राइट टू स्पीच है, जो मन चाहे आप लिख सकते हो। लेकिन आपकी बात किसी को ठेस ना पहुंचाए, तो देश के लिए, यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए वो खतरा ना हो। एंड नेगेटिव पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो हेल्थ के काफी इश्यूज आते हैं। आज एंजाइटी का रीजन बनता है। देखो, हद से ज्यादा फोन यूज करना भी एंजाइटी का रीजन बनता है। वो माइंड को स्ट्रेस दे देता है। अब आप माइंड को रिलैक्स करने के लिए सोशल मीडिया देखते हो, लेकिन वो आपके माइंड को कहीं स्ट्रेस ना दे दे। इसलिए जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना। हद से ज्यादा फोन यूज करना, आई साइड का वीक हो जाना, एंड गलत वीडियोस देखना, उसके आपके हेल्थ पे भी काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे इस टेबल को बना के आपको दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट समझा दिया है। एग्जाम में आपको इस तरीके से ही टेबल बना देना है, लेकिन मैंने नीचे इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। ये देखिए, समाचार जागरूकता, विश्वास और एकता करता है, एंड एजुकेशन एंड लर्निंग देता है, फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट भी हमने देखा यहाँ पे, एंड फ्रीडम एंड पर्सनल एक्सप्रेशन भी देखा हमने। और इसके नेगेटिव पॉइंट में हमने गलत न्यूज और असत्य जानकारी फैलाकर लोगों का समय बर्बाद किया जाता है, लड़वाया जाता है, तो इससे बहुत गलत इंपैक्ट पहुंचता है। एंड सुरक्षा की समस्या भी पैदा होती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी होता है, पैसे निकाल लिए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स मिसयूज किए जाते हैं, आपको वही ऐड दिखाया जाएगा जो आपको पसंद है। अगर आपने गूगल पे एक बार कोई भी चीज सर्च कर लिया, मान लो आपको कोई पर्स चाहिए, कोई वॉलेट चाहिए, या आपको कोई मोबाइल फोन चाहिए, एक बार आप सर्च कर लीजिए, उसके बाद आप चाहे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, आपको सब जगह पे वही ऐड दिखाया जाएगा। यानी कि आज आप कंट्रोल नहीं कर रहे सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करने लग गया है। आप इंस्टाग्राम पे देखिए, आपको वही ऐड दिखाया जाएगा जो आपने गूगल पे एक बार सर्च कर लिया। ये सब प्लेटफॉर्म आपस में कनेक्टेड है। देखो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब एक ही मालिक का है, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है सारे एक से। तो एड्स के थ्रू आपके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है आजकल। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला हो गया, सामाजिक समस्याएं वगैरह ऐसे मुद्दे पैदा होते हैं। इससे सोशल मीडिया का इंपैक्ट पड़ता है अधिकांश लोगों के विकास पे। मनोरंजन के लिए हम इसका यूज तो करते हैं, लेकिन इसका निगेटिव इंपैक्ट भी है। महिलाओं वाला देखा हमने, यौन उत्पीड़न वाला, एंड स्वास्थ्य वाला देखा। तो सारे पॉइंट मैंने नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इस तरीके से आप पहले सबसे पहले टेबल बनाना, उसके बाद नीचे एक सारे पॉइंट एक एक करके एक्सप्लेन करना एग्जाम के अंदर। क्लियर है? तो इस प्रकार कहा जा सकता है निष्कर्ष के रूप में, प्रिंट मीडिया के बाद इंटरनेट की उपलब्धता हो जाने से डिजिटल मीडिया का दौर आ चुका है, और आज इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंटरनेट आज बहुत सस्ता हो गया है, घर घर के अंदर मोबाइल फोन्स आ गए हैं। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बावजूद भी आज इसके जो यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड में आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, और शॉर्ट नोट्स में टोटल 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और उसमें से कोई सा 2 आपको करना होता है। बट मैंने आपको जो शॉर्ट नोट दिया है, मैं सारे ही आपको ऑप्शन सोल्व करवाऊंगा जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहला है वो टेलीविजन और प्रिंट मीडिया का महत्व बताऊं, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ टेलीविजन एंड प्रिंट मीडिया। अब इन दोनों के बारे में आपको बताना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीविजन एंड प्रिंट मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, टेलीविजन हो या प्रिंट मीडिया हो, दोनों का ही काम होता है सूचनाएं देना, और इन दोनों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है। तो यहाँ पे पहले दोनों का अलग अलग मीनिंग बता देते हैं हम। टेलीविजन का मीनिंग क्या होता है? टेलीविजन एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से चलने वाला है, जिसमें वीडियो और ऑडियो दोनों के ही द्वारा ये लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता है। हम इसमें मनोरंजन भी कर सकते हैं। 1970s के टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन का बहुत तेजी से यूज किया जाने लग गया। एंड अब आते हैं प्रिंट मीडिया पे। प्रिंट मीडिया का मीनिंग क्या है? प्रिंट मीडिया जिसको पब्लिश किया जाता है प्रिंट करके, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, नॉवेल्स, मैगजीन्स एंड अलग अलग आर्टिकल्स हो गए, पैम्पलेट्स हो गए। तो ये कुछ प्रिंट मीडिया के साधन है जो कि
कि प्रिंटेड रूप में लोगों तक पहुंचाई जाती है, चाहे सूचनाएं हो या एंटरटेनमेंट के लिए जो भी चीज हो, लेकिन वो प्रिंटेड फॉर्मेट में होती है। तो ये हो गया टेलीविजन यानी कि टीवी, जो पहले ऐसी टीवी चला करती थी, और ये हो गया प्रिंट मीडिया के रूप में प्रिंटेड फॉर्मेट में न्यूज़पेपर। अब इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे हम पहले बात करते हैं टेलीविजन और प्रिंट मीडिया का क्या महत्व है। फर्स्ट पॉइंट आता है जनसंपर्क के लिए, ये लोगों से कॉन्टेक्ट बनाता है। जैसे टेलीविजन और प्रिंट मीडिया लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता है। अब मान लो कोई घटना घट गई है और उस न्यूज को लोगों तक तुरंत पहुंचाना है, टेलीविजन इसके लिए सबसे अच्छा साधन है। प्रिंट मीडिया भी आज कोई घटना घटी है तो कल तक पहुंचाता है ये, तो टेलीविजन और प्रिंट मीडिया दोनों ही पहुंचाती है, लेकिन टेलीविजन पे जल्दी से उसको लाइव पहुंचाया जा सकता है और इन विचारों से जनता से जुड़ा जा सकता है। एंड शिक्षा एवं सूचना प्रसारण में, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में भी आज टेलीविजन हो या प्रिंट मीडिया हो, इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे टेलीविजन से एजुकेशनल और शैक्षणिक जो प्रोग्राम है, इसके कई सारे आयोजन होते हैं। टेलीविजन में ऐसे कई सारे चैनल्स है जो एजुकेशनल चीजें प्रोवाइड करते हैं, और आज भी भारत में देखा जाए तो ऐसे कई सारे चैनल लोग देखते भी हैं। और न्यूज़पेपर हो गया, आज भी जो बंदे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये शुरुआत से ही रहा है, न्यूज़पेपर से तमाम करंट अफेयर्स की वो तैयारी करते हैं, और आज भी ऐसा कर रहे हैं वो। तो न्यूज़पेपर भी एक एजुकेशन का भी सोर्स है। एंड नेक्स्ट क्या है, विचार की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में, यानी कि फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट में। देखो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब उसमें जो भी आर्टिकल्स आप पढ़ोगे तो अलग अलग लोगों के उसमें थॉट्स लिखे होते हैं, तो आपको जितने भी डिफरेंट थॉट्स हैं आप इसके बारे में जान पाओगे, सही क्या है गलत क्या है, अपनी राय खुद बना पाओगे। तो चाहे प्रिंटेड हो, इसमें फायदा आपको न्यूज़पेपर मैगजीन से मिलेगा। टेलीविजन हो तो जितने भी डिबेट्स होते हैं, जो पॉजिटिव डिबेट्स हैं, जो आपके मतलब के हैं, आजकल के डिबेट की तरह नहीं, जो चैनल वाले दो चार लोगों को बुला लेते हैं, वो लड़वाएं लग जाते हैं, भाई जो ज्यादा चिल्लाएगा वो सबसे अच्छा डिबेटर कहलाएगा। आजकल की तरह नहीं, आज भी ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जिसपे अच्छे डिबेट होते हैं। जैसे कि आप सनसेट टीवी देखोगे तो उसमें कई सारे डिबेट्स होते हैं जो काम के हैं एंड मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी टेलीविजन और प्रिंटेड मीडिया का यूज किया जाता है। एंड राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए, देश के अंदर नेशनलिज्म जगाना है, जैसे टेलीविजन मूवीज के द्वारा एंड प्रिंट मीडिया में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे उनके आर्टिकल्स के द्वारा लोगों तक अगर भावनाएं पहुंचाएंगे हम, तो जाहिर सी बात है, और ये सब हमने देखा भी अंग्रेजों के टाइम पे जब भारत गुलाम था, किस तरीके से लोगों को जगाया गया और लोगों को अवेयर करके नेशनलिज्म के साथ जोड़ा गया, यानी कि देश से प्रेम के साथ जोड़ा गया। एंड नेक्स्ट है संस्कृति और साहित्य के विकास के लिए, यानी कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड लिटरेचर। इसमें क्या हो, टेलीविजन के द्वारा अलग अलग कल्चर की पहचान बढ़ी, लोगों का जो कल्चर है वो दिखाया जाने लग गया, और इसमें साहित्य का विकास हुआ। देखो, साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर हम कोई बात को सीधे कहे, अगर उसी बात को हम कविताओं के माध्यम से कहे, तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत गहरा पड़ता है, और इसमें टेलीविजन और प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक काल से लेकर गुलामी के टाइम से लेकर इन सभी मीडियाओं का साधन बढ़ता रहा है, और आज भी ये फल फूल रहा है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या है, जो कि 1878 में आया था। अब इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, समझना है तो चलिए समझते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 में पहली बार इनके द्वारा ही कहा गया कि भाई एक ऐसा एक्ट लाना चाहिए जिससे हम देश के मीडिया, प्रिंट मीडिया और जितने भी रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छपते हैं उस पर हम कंट्रोल बना सके। तो इनके द्वारा ये कह तो दिया गया था 1857 में, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। ये फाइनली इनकी जो बात है ये एक एक्ट बन जाती है 1878 तक आते आते। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो बात कही गई, इस बात को इंप्लीमेंट कर देते हैं कानून बनाकर अंग्रेज 1878 में, और इसको नाम दिया जाता है देसी प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में इसको पास किया गया, और इस एक्ट का मेन मकसद था जितने भी न्यूज़पेपर से मैगजीन से उनके ऊपर कंट्रोल बना के रखना, वो कंट्रोल अंग्रेजों का होगा। और ये बात 1857 के गवर्नर जनरल ने अपने टाइम पे कही थी, जब कैनिंग खुद एक गवर्नर जनरल था भारत का। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ 1878 में, और इस टाइम पे जो भारत का गवर्नर जनरल था, जिसको वाइसराय कहा जाता था, वो था लॉर्ड लिटन। इसने ही इसको पास करवाया और प्रेस की जो आजादी थी इसको छीन लिया। कोई भी प्रेस, प्रिंट मीडिया अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना ना कर सके, क्रिटिसाइज ना कर सके अंग्रेजों की पॉलिसी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसका मेन मकसद क्या था, इसको बनाने के पीछे रीजन क्या था। देखिए, पहला रीजन था भारत में जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है इसको रोकना, इस पर प्रतिबंध लगाना, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना। जो रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छप रहे हैं, जैसे तमिलनाडु में तमिल में छप रहा है, महाराष्ट्र में मराठी में, गुजरात में गुजराती में, पंजाब में पंजाबी में, तो जितने भी रीजनल लैंग्वेज के जो स्थानीय समाचार पत्र है इनको भी पब्लिश होने से रोकना है। अगर ये प्रकाशित हो गए, पब्लिश हो गए और इन्होंने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करी है, तो जाहिर सी बात है लोग इकट्ठे होंगे, सभी लोग मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह करेंगे। तो अंग्रेज ऐसा होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर को भी प्रकाशित होने से रोका। एंड इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मुख्य प्रावधान, यानी कि मेजर प्रोविजंस क्या थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। देखिए, इसका मेन प्रोविजन ये था, लाइसेंस की जरूरत पड़ गई थी, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं में जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, प्रकाशन होते थे, उन सभी को लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो पब्लिश कर सकते हैं अपने न्यूज़पेपर। और ये लाइसेंस किसको देते नहीं थे, तो जाहिर सी बात है इन्होंने प्रेस पे कंट्रोल बनाने के लिए ही
ही लाइसेंस राज लेकर आए थे। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, सरकारी सेंसरशिप। इन्होंने सेंसरशिप इंप्लीमेंट कर दिया। अब यानी कि जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है उसको पब्लिशिंग होने से पहले, प्रकाशन से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी, ताकि सरकार का कंट्रोल बना रहे, अंग्रेजों का कंट्रोल बना रहे। एंड वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट था, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? सबसे पहला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई, इसमें कटौती कर दी गई। अब आप जो मन चाहे बोल नहीं सकते, क्योंकि सेंसरशिप इंप्लीमेंट कर दिया गया था, सरकार से आपको परमिशन लेना होगा। काला कानून था भारत के लिए ये। तो भारत में रहने वाले लोग, देश भी उनका और आवाज भी उनकी, और बाहर के लोग आकर भारतीय लोगों की आवाज को दबाए जा रहे हैं। तो बहुत काला कानून भारत के लिए हुआ ये साबित। एंड नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रवादी और सुधारवादी आंदोलनों का दमन कर दिया। यानी कि जितने भी नेशनलिस्ट या रिफॉर्मिस्ट या मूवमेंट चल रहे थे, भारत को फ्रीडम के दिलवाने के लिए भी जो चल रहे थे, उन सब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, फिर रोक लगा दिया गया। नेक्स्ट क्या है, निगरानी और सेंसरशिप में वृद्धि कर दी गई। यानी कि सर्विलेंस रखा गया, सेंसरशिप लगा दिया गया, सभी जगह पे जांच पड़ताल किया जाता था। कोई कहीं सरकार के खिलाफ कुछ लिख तो नहीं रहा, कहीं कुछ कोई बोल तो नहीं रहा। बहुत कड़े नियम बना दिए गए। भूमिगत और प्रतिरोध प्रेस का अधिनियम किया गया, यानी कि अंडरग्राउंड रिपोर्ट की गई। और इस टाइम ही राइज हुआ रेसिस्टेंस प्रेस का। भूमिगत और प्रतिरोध, देखो भूमिगत तरीके से, ताकि अंग्रेजों को ना पता चले और इस तरीके से विरोध किया जाए, लोग जागरूक भी हो और अंग्रेजों को इस पे डाउट भी ना जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने सेंसरशिप लागू कर रखा था। अंग्रेजों के पास जाएंगे क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ भी, भाई वो तो वहीं पे जब्त कर लेंगे हमारी सारी मशीनरी, जिससे हम प्रिंट करते हैं मशीन वगैरह, और जेल में भी डाल देंगे। इसलिए अंडरग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू हुई यहीं से। एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का विरोध और आलोचना भी किया गया। इस आधार पे किया गया, सबसे पहले इसने हमारी फ्रीडम छीन ली, सबसे पहला पॉइंट। एंड दूसरा, इसने नेशनलिज्म की जो भावना थी इसको ठेस पहुंचाई, क्योंकि सारे मूवमेंट बंद करवा दिए, आंदोलन को कुचल दिया। एंड अभिव्यक्ति की जो आजादी थी हमारे पास, बोलने की, कुछ लिखने की, अपने विचार को रखने की जो आजादी थी, सार्वजनिक रूप से पब्लिक प्लेस पे हम अपनी राय रख सकते थे, उन सभी चीजों को इसने छीन लिया। तो इस तरीके से कहा जा सकता है। और 1878 का जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना, ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल कानून था, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट पैदा करने वाला एक लॉ बना। स्थानीय प्रेस को इसने कंट्रोल कर लिया सभी जगह से। हालांकि 1882 के अंदर इस कानून को खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भारत के कई सालों तक चलता रहा। तो ये आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट नोट। नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा प्रेस आयोग 1952 का, यानी कि प्रेस कमीशन बनाया गया था 1952 के अंदर। अब ये आयोग क्यों बनाया गया था, इसका मेन पर्पस क्या था? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर प्रेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मीडिएटर का भूमिका निभाता है ये सरकार और जनता के बीच में, क्योंकि सरकार की जो भी पॉलिसीज वगैरह होती है ये जनता तक पहुंचाता है। और यही अगर सरकार के कंट्रोल में हो गया, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे हुआ करता था, अंग्रेजों ने सेंसरशिप लगा दिया, तो प्रेस के ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया। तो भारत जैसे ही आजाद हुआ, तो इसने अपना बड़ा कदम उठाया प्रेस की लिबर्टी, फ्रीडम को लेकर। फाइनली एक कमीशन बनाया गया 1952 के अंदर, जिसको प्रेस कमीशन का नाम से जाना गया। और इस कमीशन का मेन पर्पस था ये जांचना, ये देखना कि भारत के अंदर प्रेस की कंडीशन क्या है इस टाइम, आखिर क्या हमें चेंजेस लाना है और किन चीजों का ध्यान रखना है जो अंग्रेजों के टाइम पे नहीं था। और इसके लिए प्रेस कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया। और इस प्रेस कमीशन को 3 अक्टूबर 1952 को बनाया गया था, जिसके प्रेसिडेंट थे GS राजेंद्र। ये मुंबई हाई कोर्ट के जज थे, और इनको ही इसका चेयरपर्सन बनाया गया था, GS राजेंद्र। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका नाम यहाँ पे मेंशन भी है। एंड इसके अलावा प्रेस कमीशन के कई और मेंबर्स भी थे, जैसे AD मनी हो गए, M चलपति राव जी हो गए, अलग अलग मेंबर्स का नाम है। इनमें से किसी एक दो मेंबर का नाम आप याद रख सकते हो और रेफरेंस के लिए। एंड अब हम बात करते हैं इस आयोग के पास क्या क्या काम था, इसका मेन पर्पस क्या था। सबसे पहला था, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं इसके लिए धन कहाँ से आएंगे, पैसा और संसाधन रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, इसका मैनेजमेंट करना, ताकि भारत के सभी लोगों तक सूचनाएं पहुंच सके। नेक्स्ट, प्रेस में एकाधिकार। ऐसा ना हो कि किसी में प्रेस का एकाधिकार बना रखा हो, यानी किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा प्रेस कंट्रोल ना हो, ये जांच करना। तीसरा, विज्ञापन, जो भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है या गवर्नमेंट की पॉलिसी का, इसको जन जन तक पहुंचाना, यानी कि भारत के हर एक कोने तक पहुंचाना। और जवाबदेही पत्रिका के विकास के लिए जांच करना, यानी कि जो भी मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में छप रहे हैं, जो प्रिंट हो रहे हैं, वो अपने उस प्रिंट को लेकर रिस्पॉन्सिबल भी हो। ऐसा ना हो कि वो ऐसा कुछ भी छाप दे जिससे कि समाज में जो यूनिटी है खतरे में आ जाए। देश की इंटीग्रिटी हमेशा बने रहनी चाहिए, देश का मान सम्मान ना गिरे। नेक्स्ट क्या है, पत्रकारों को शिक्षित करना। जितने भी जर्नलिस्ट थे उनको एजुकेट करना, उनको इस तरीके से ट्रेन करना जो अंग्रेजों के टाइम पे उनको प्रोवाइड नहीं किया गया, वो सारी फैसिलिटी इनको अब प्रोवाइड करना। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अखबारों का उपयोग, क्योंकि न्यूज़पेपर का तो यूज सभी करते थे उस टाइम पे, ज्यादातर लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लगे थे शहरों के अंदर, तो इनका प्रिंट कैसे होगा, तभी घर घर तक पहुंचा पाएंगे हम। तो इसके लिए जो भी जरूरी मशीन है, जो टूल्स वगैरह है, ये उपलब्ध करवाना, तभी जाके ये पूरा हो सकता है। गवर्नमेंट और प्रेस के बीच में जो रिलेशन है ये सही से बन पाए, इसकी जांच करना। तो इस तरीके से ये सारे जांच के विषय तय किए गए कि इस कमीशन को ये सारी चीजें जांच करनी है और अपनी रिपोर्ट देनी है। फाइनली
1952 में इसने जांच किया और 1954 में जाके इस कमीशन ने अपने जांच करके एक रिपोर्ट सौंपी। इसने अपनी सिफारिशें दी और इस सिफारिश में इसने कहा कि क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले भारतीय प्रेस परिषद बनना चाहिए। ये प्रेस परिषद भी बना। सबसे पहले इसने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद या प्रेस कमीशन है, इसका मेन पर्पज यही होना चाहिए कि प्रेस की स्वतंत्रता ये सबसे ऊपर होनी चाहिए। प्रेस को फ्रीडम हो लिखने का, बोलने का, सुनने का, समझाने का, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे ये सब चीज नहीं था और भारतीय प्रेस इसी चीज की भूखी है इस टाइम पे कि उनको आजादी चाहिए। व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करना जरूरी है। मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने में, जर्नलिस्ट की जर्नलिज्म को बचाए रखने में देश की सरकार ऐसे नियम बनाए जिससे कि इनको कोई खतरा ना हो। एंड इनकी सिफारिश के बाद, इनके प्रपोजल के बाद एक प्रेस रजिस्ट्रार बनाया गया जो इसकी देखरेख करेगा, जो कमियां है वो आगे बताएगा। एंड न्यूज़पेपर के लिए जो कागज वगैरह है, अब इसकी सप्लाई कैसे होगी, इसको कैसा पूरा करेंगे, तो इसके लिए राज्य व्यापार निगम बनाएगा। इसका काम था स्टेट ट्रेड कॉर्पोरेशन का कागजात की व्यवस्था करना ताकि न्यूज़पेपर प्रिंट हो सके। एंड प्रेस के स्वामित्व, प्रेस का मालिक कौन है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सबकी जांच के लिए, इनको रजिस्टर्ड करने के लिए एक ट्रस्ट को बनाएगा जो इन सब चीजों को देखरेख करेगा। और जो जर्नलिस्ट है उनकी सैलरी क्या होगी, तो मिनिमम बेसिक सैलरी एक फिक्स कर दी गई ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर न्यूज़पेपर की जो प्रिंटिंग है और जो पब्लिशिंग है इसकी व्यवस्था किया जाना चाहिए और इसकी व्यवस्था भी की गई। और प्रेस के संबंध में पहले से मौजूद जो कानून थे उनमें चेंजेस करना जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। प्रेस रजिस्ट्रार जो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, जो प्रेस रजिस्ट्रार बनाया गया इसका मेन काम था इन पॉलिसी को रेगुलेट करना, सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना। हालांकि 1952 में प्रेस कमीशन जब बना, इसने जो भी अपने प्रपोजल दिए 1954 के अंदर आगे सारी चीजें तो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन कुछ हद तक इसको पूरा करने में देश की सरकार सफल रही। मीडिया को फ्रीडम प्रोवाइड किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट हमारा शॉर्ट नोट है वो 1947 के बाद आकाशवाणी की स्थापना कैसे हुई ये बताइए हमें, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो आफ्टर 1947। आकाशवाणी भारत की राष्ट्रीय रेडियो सेवा है। ऑल इंडिया रेडियो AIR ये जो सर्विस हुआ करती थी इसका ही नाम चेंज करके आगे भारत सरकार ने आकाशवाणी कर दिया। आकाशवाणी जो रेडियो की एक सर्विस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और भारतवासियों तक जितने भी पब्लिक सेक्टर के या गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है, सरकार की जो नीतियां जो लागू हुई है, सरकार जो करना चाह रही है, इन सभी चीजों की जानकारी आकाशवाणी से ही जनता तक पहुंचाई जाती है। मोदी जी भी जब भी लाइव आते हैं मन की बात कहने तो वो आकाशवाणी पे ही लाइव आते हैं, देन वो कहते हैं अपनी बातों को। आकाशवाणी रेडियो की सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि अदर चैनल्स वगैरह होते हैं, बस आकाशवाणी सरकारी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतवासियों तक सूचना पहुंचाने के लिए ही इसको बनाया गया। 1947 के बाद आकाशवाणी की स्थापना की पृष्ठभूमि क्या रही, कब और ये कैसे बना। बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर ने 1950 में ही आकाशवाणी पे जो भी सॉन्ग्स चलाए जाते थे, जो इसकी आइडियोलॉजी हुआ करती थी, उसको बढ़ाया इन्होंने। क्योंकि जो बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर जो थे ये 1952 से लेकर 10 साल तक ये भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री रहे और मंत्री हैं तो जाहिर सी बात है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्हीं के पास हुआ करता था। इन्होंने सस्ते और अश्लील जितने भी सॉन्ग थे इनको इन्होंने बंद करवा दिए जो पहले चला करते थे। तो इससे जो आकाशवाणी की रेटिंग है, जो सुनने वाले लोग हैं वो भी कम हो गए थे, क्योंकि आपको पता है ये भारत में चीप एंड जो वल्गर चीजें हैं ये बहुत ज्यादा चलती हैं, तो मिनट नहीं लगते इनको वायरल होने में, तो इसलिए इन्होंने वल्गैरिटी को बंद करवाया। आगे चल के इसकी स्थापना कैसे हुई ये जानते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। देखिए 1927 में मुंबई और कोलकाता में 2 प्राइवेट ट्रांसमीटरों के द्वारा रेडियो की शुरुआत की गई थी और 1930 में सरकार ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। हालांकि इसकी शुरुआत कुछ प्राइवेट लोगों ने मिलकर करी, लेकिन 1930 में सरकार ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इसका नाम रख दिया और इसको शॉर्ट फॉर्म में IBC कहा गया। लेकिन 1957 में इसका नाम बदल दिया गया, आकाशवाणी कर दिया गया। आगे चलकर रेडियो स्टेशन की भी स्थापना की गई जहां से भारत के तमाम एरियाज के अंदर रेडियो के ऊपर अलग अलग चैनल्स के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाने लग गया और रेडियो स्टेशन भारत के अंदर सबसे पहले 1957 में ही बना। 1947 के बाद आकाशवाणी की स्थापना के मेन पर्पज, ऑब्जेक्टिव या वर्क क्या हुआ करते थे ये जानते हैं हम। देखिए लोगों को जागरूक करना, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे यह हो नहीं पा रहा था। सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करना, लोगों को बताना इनके बारे में। सार्वजनिक सूचना देना, पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन है, ये लोगों तक पहुंचाना। गवर्नमेंटल पॉलिसी की, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन, ये सारी पॉलिसी चाहे नेशनल हो या रीजनल हो, ये लोगों तक पहुंचाना। जो भी घटना घट रही है ये सब आकाशवाणी के तहत लोगों तक पहुंचाई जाती थी। पहले रेडियो का ही तो प्रसारण था, पहले टीवी तो थी नहीं इतनी, इसलिए रेडियो का ही प्रसारण हुआ करता था। इस टाइम पे रेडियो भी रखना बहुत बड़ी बात होती थी, तो सबके घर में रेडियो नहीं हुआ करता था इस टाइम पे भी। एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी इसको यूज किया जाता था, जैसे लोकगीत हो गए, नाटक हो गए, कुछ कार्यक्रम हो गए, नेशनल इंटरनेशनल जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हो गए। पहले क्रिकेट थोड़ी किसी और चैनल पे आता था, पहले तो सिर्फ रेडियो पे सुनाया जाता था, उसके बाद दूरदर्शन पे आने लग गया ये, तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए इसको यूज किया जाने लग गया। भाषा और सांस्कृतिक प्रचार करने के लिए रीजनल लैंग्वेज जितने भी भाषाएं हैं उन रीजनल लैंग्वेज में भी रेडियो के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स दिखाए जाने लग गए, जिससे कि राष्ट्रीय एकता बढ़ी और यूनिटी बढ़ी। आपातकाल के टाइम पे आकाशवाणी के द्वारा ही लोगों के अंदर संगीत के माध्यम से देशभक्ति भावना बढ़ाई गई। राष्ट्र को एकजुट करने यानी देश में यूनिटी बनाए रखने के लिए आकाशवाणी का ही यूज
यूज किया जाता रहा है। देखो, आकाशवाणी के द्वारा सूचना को बढ़ावा दिया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोग अवेयर हो, सूचना उनको सही से मिले और एजुकेशनल कार्यक्रम, जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनका वो बेनिफिट्स उठा सके और सांस्कृतिक के साथ साथ और अपनी लैंग्वेज में भी चीजों को वो समझ सके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट शॉर्ट नोट का। नेक्स्ट शॉर्ट नोट क्या है? दूरदर्शन का युग, यानी कि टेलीविजन एरा। टेलीविजन में भी पहला भारत का चैनल है वो है दूरदर्शन। आज तो कई लोग इसका नाम जानते भी नहीं होंगे, जो नए नए बच्चे पैदा हुए हैं। हमारे टाइम का ये चैनल है, हम इसको देखते ही बड़े हुए हैं। जो भी 90s के हैं उन सबको पता होगा ये। देखिए, दूरदर्शन एक ऐसा चैनल हुआ, इसकी शुरुआत तब हुई जब टेलीविजन की एक एंटरटेनमेंट और विलासिता का साधन माना जाता था। विलासिता मतलब होता है लग्जरियस लाइफ, जो सबके पास नहीं था। टेलीविजन पहले सबके पास नहीं हुआ करता था, जिसके पास होता भी था वो समझ लो कि भाई वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है अपनी, भाई मजे की जिंदगी जी रहा है वो। अब इस टेलीविजन के अंदर चैनल्स आया करते थे और इसमें जो चैनल हुआ करता था वो दूरदर्शन चैनल होता था। और इस चैनल को ही एक सरकारी चैनल कह सकते हो, जो कि भारत सरकार का अपना एक चैनल था और इसमें ही सारी इन्फॉर्मेशन और सारी कार्यक्रम आया करते थे। जैसे न्यूज हो गया, कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स के हो गए, जितने भी मूवीज वगैरह होते थे, नाटक वगैरह, वो इसी चैनल पर आया करता था। तो नेहरू जी ने आगे कहा भी था कि विकास के संचार के लिए रेडियो और टेलीविजन, ये दोनों चीज जरूरी है। इससे राष्ट्र निर्माण होता है, देश जुड़ता है, एकीकरण होता है, तो देश पावरफुल बनता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का ही सब जगह खेल है। अब हम घर में बैठ के दुनिया भर की तमाम जानकारी ले पा रहे हैं, तो ये टेलीविजन रेडियो के द्वारा हो पा रहा है ये, इसलिए ये चीज जरूरी है। दूरदर्शन का युग का मतलब क्या है? देखिए, दूरदर्शन के युग का सीधा मतलब ये है इसका कि उस टाइम से इसका मतलब है जिस समय समाचार, मनोरंजन, संस्कृति और इन सभी चीजों के लिए सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, वो है दूरदर्शन। इसके अलावा कोई और था ही नहीं, इसलिए ये था दूरदर्शन का युग। जिस टाइम दूरदर्शन को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, सभी लोग इस पे ही विश्वास करते थे और यही चैनल देखते थे, कोई और अल्टरनेटिव था ही नहीं। दूरदर्शन का विकास कैसे हुआ, चलिए ये जानते हैं। देखिए, 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत की गई और 1965 में ऑल इंडिया रेडियो का भी जो प्रोग्राम था वो दूरदर्शन पे दिखाया जाने लग गया। लेकिन आगे चल के 1976 में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि जो रेडियो का प्रोग्राम, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। 1976 में किया गया, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। एंड इसके बाद 1970 में दूरदर्शन पे जो भी कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, जो प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं, वो सिर्फ 3 घंटे तक के ही दिखाए जाएंगे। 3 घंटे के बाद नो सिग्नल दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। दैट मीन्स 3 घंटे के लिए ही टीवी पे प्रोग्राम्स आया करता था। मुझे तो अभी भी याद है जब हम दूरदर्शन देखा करते थे कि संडे को एक मूवी आया करती थी, तो उसके लिए हम पूरे हफ्ते इंतजार करते थे और संडे को रात को आती थी और रात को मूवी को देख के ही सोते थे हम। प्रोग्राम्स के रूप में सुबह 10 बजे स्टार्ट होता था, शाम को नाटक आया करता था, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ 3 घंटे ही इसके ऊपर प्रोग्राम आता था, बाकी टाइम नो सिग्नल। तो नए कार्यक्रम इस पे दिखाए जाते थे, चाहे स्पोर्ट्स के हों, सारी चीजें दिखाई जाती थी। सबसे बड़ा कवरेज इसने किया था 1971 में दिसंबर के मंथ में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध को इसने लाइव कवरेज दी थी और दूरदर्शन का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा लोगों तक इस घटना को पहुंचाने में। देखो, इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपने टाइम पे 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, यानी कि ऐसे 20 प्रोग्राम जिसपे इंदिरा गांधी जी के द्वारा काम करना था। तो इन्होंने दूरदर्शन पे उन कार्यक्रमों के बारे में बताया, जैसे सिंचाई यानी कि इरिगेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, फैमिली हो गया, प्लानिंग हो गया, इन सब के बारे में लोगों तक अपनी विचार पहुंचाने में ऐसे ऐसे 20 प्रोग्राम्स के बारे में इन्होंने बताया और इसी को 20 सूत्री प्रोग्राम कहा जाता है। इसके लिए इन्होंने दूरदर्शन का सहारा लिया लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। एंड शुरुआती समय में दूरदर्शन केवल देश के मुख्य शहरों तक ही सीमित था, सभी जगह फैला हुआ नहीं था ये, बस कुछ एरियाज तक था और कुछ लिमिटेड सिटीज में था ये। लेकिन 80 के टिकट्स में आते आते अलग अलग रीजनल यानी कि कस्बों, गाँव, सब जगह ये पहुंच गया और 1982 में तो दूरदर्शन ने अलग अलग तकनीकी उन्नतियों के साथ उदारीकरण का मार्ग अपनाया, यानी कि अब ये थोड़ा लिबरल हो गया। 3 घंटे के अलावा अब 6-7 घंटे इसके ऊपर आने लग गए सारे प्रोग्राम्स वगैरह, और नए स्टूडियो भी बनाए गए, नए नए प्रोग्राम चले, नए नए सीरीज भी शुरू हुए दूरदर्शन पे। आज दूरदर्शन की हालत बहुत खराब है। दूरदर्शन ने अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया, इसलिए आज उसको कोई देखता नहीं है। आज अलग अलग चैनल्स आ चुके हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना चाहिए, अपने आप अपडेट करना चाहिए, बट दूरदर्शन ने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट क्या है? फीचर्स, इसकी विशेषताएं। सबसे पहले इसका फीचर है सामाजिक संदेश, यानी कि सोशल मैसेज देता है ये लोगों को, यानी कि क्लियर मैसेज लोगों तक पहुंचाने में इसका ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है पहले के टाइम पे। देखो, टेलीविजन में दूरदर्शन आता है, रेडियो में आकाशवाणी, जिन्होंने अपने अपने लेवल पर ब्रॉडकास्टिंग करके लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। देश के लोगों को संबोधन करना, यानी कि डायरेक्शंस टू द पीपल ऑफ कंट्री। देखिए, लाल किले पे जब ये प्रधानमंत्री की स्पीच हुआ करती थी तो उसको दूरदर्शन पे ही लाइव दिखाया जाता था। आज जैसे अलग अलग चैनल्स बन गए हैं, आज भी जैसे लाइव दिखाते हैं ना, वैसे सिर्फ दूरदर्शन पे पहले दिखाया जाता था। शिक्षा का माध्यम भी है। 1959 में दिल्ली में प्रयोगात्मक शैक्षणिक सेवा की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था एक्सपेरिमेंटल एजुकेशनल सर्विस। ये सिर्फ दूरदर्शन पे दिखाया गया कि अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम्स के द्वारा लोगों को सिखाना, दूरदर्शन पे इसकी शुरुआत
की गई, रंगीन कला सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, कलरफुल आर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स की शुरुआत की गई, प्रसिद्ध धारावाहिक और नाटक यानी कई फेमस सीरियल्स थे और ड्रामास थे, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सबसे पहले दूरदर्शन पे ही दिखाया गया था। समाज में अच्छे मूल्यों वैल्यूज को बढ़ावा दिया जा सके इसलिए इसको दिखाया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल और सामाजिक घटनाएं, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स या इंसिडेंट हो रहे हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशनल जो भी घटनाएं घट रही है, इन सबको दिखाने का जो एकमात्र सोर्स था वो था दूरदर्शन। निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि दूरदर्शन का युग भारत के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण युग रहा, जिसने भारत को एक नया आकार दिया और भारतीय लोगों के जीवन के अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस भी लाया। एंटरटेनमेंट का भी सोर्स बना और साथ ही इन्फॉर्मेशन का भी। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए ये समझ में आ गए होंगे। एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपने हमारे नोट्स को एक बार रीड कर लिया, कसम से कहता हूं एग्जाम में आपके हाथ नहीं रुकेंगे और लिखते रह जाओगे। आप नई चीजों को भूलोगे और फॉर्मेट के साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है उसी में आप अपना आंसर लिख पाओगे। एक बार प्लीज इस नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लेना, बहुत बेहतरीन नोट्स है। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर आप बीए प्रोग्राम में हो तो प्रोग्राम वाले पे, अगर आप ऑनर्स में हो तो ऑनर्स के लिंक पे क्लिक करके आप नोट्स को डाउनलोड कीजिए। आपको इसमें से जो भी नोट्स चाहिए आपको सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। मान लो मेरे को ये नोट चाहिए, फिर वाई नॉट पे क्लिक करके डिटेल्स फिल करना है और नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। ये वीडियो कैसे लगी प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बट कई लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जब आप अपने देश के नेताओं को चुनने जाते हो, वोट करते हो, जो आपको पसंद आया, सेम यही सिस्टम यूट्यूब पे भी है। रेड बटन दबाइए और वोट कीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन काम कर सकूं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।